तो हमारे एक मंत्री था, बहुत ही भ्रष्ट था, उसका नाम ही 25% था, पहले ही ले लेता था एडवांस, बहुत बदमाश। तो उस दिन एक दिन उसने मुझे आदेश लिख के भेज दिया कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर, बस 2 लाइन का ऑर्डर। तो मैंने फोन किया मंत्री को, मैंने साहब आपने सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया उसने? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। अनिल स्वरूप एक फीयरलेस एक्स IAS ऑफिसर जिन्होंने 1.86 लाख करोड़ का कोल स्कैम साफ किया, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जैसे चैलेंजेस को अनमैच इंटेग्रिटी के साथ हैंडल किया। अभी आप इस परिस्थिति में ये बोलना चाह रहे हो कि जो पावरफुल है वो आपको हमेशा दबाएगा? नहीं है, दबा रहा, मुझे जो काम करना था मैंने आगे किया। नहीं, बट आप देखो ना, आप इतनी पढ़ाई करते हो, आप 10 लाख लोग आज IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, उसमें से 180 लोगों की पोस्टिंग होती है। हम मेहनत करके सेवा में आते, किसी पे एहसान नहीं करते, हम लोग योद्धा नहीं है। सिविल सर्वेंट इज नॉट एन वॉरियर, सिविल सर्वेंट हैज टू डिलीवर। 2 तरह की बात आती है, एक तो पक्के मकान देते हैं, बेघर लोगों को घर मिले हैं इसमें, बट आप घर दे रहे हो, जो पैसा जो आ रहा है आपके पास सरकार के पास, वो तो सारा टैक्स पेयर के थ्रू आ रहा है ना। सरकार के स्रोत क्या है पैसे की? दुनिया भर में, इंडिया छोड़ दीजिए, वो लोगों से ही लेगी ना, वो कोई गड्ढा खोद के उससे पैसा निकालेगी नहीं। जो सरकार उसको रोड बना के देती है, जो सहूलियतें देती है, उसका टैक्स देगी नहीं। रोडों की बात आप कर रहे हो, आप देखिए, आप जिस रोड पे चल रहे हैं वो आपने थोड़ी ना बनाई है, ये आपके पैसे से बनी है। तो इसमें देखो, आप अगर लिखोगे मोस्ट करप्टेड IAS ऑफिसर तो उसमें 100 लोगों की लिस्ट आएगी, जिसमें पूजा सेंगल ED की केस चल रहा है, राजेश जी 2011 CBI गन लाइसेंस के अंदर केस चल रहा है, नीरज यादव UP लैंड स्कैम चल रहा है, बाबुल अग्रवाल 5000 करोड़ का IT रेड का स्कैम चल रहा है। तो क्या ये चीज नेता को, क्योंकि वो तो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या ये इनकी बिल्कुल समझ से बाहर है कि हो रहा है, नहीं हो रहा? आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जितने भी ये करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो दिखता है उसमें एक होता है बिजनेसमैन जिसको मुनाफा हो रहा होता है, मेजरली वही होता है, बीच में एक अधिकारी होगा IAS IPS जो भी एक बड़ा अधिकारी होगा, और तीसरा एक नेता होगा। ये 3 लोग ही होंगे, या इसके चौथा तो शायद मेरे ख्याल से कोई आदमी नहीं होगा। देखिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कौन है, मैं कारण में इंटरेस्टेड हूँ, भ्रष्टाचार क्यों। आप देखिए, पहला एग्जाम्पल भ्रष्टाचार दूर करने का टेक्नोलॉजी से था रेलवे टिकट। आप भी पैदा नहीं होंगे, पहले रेलवे टिकट रिजर्वेशन में इतना भ्रष्टाचार था, रेलवे के एक इंटरवेंशन से वो भ्रष्टाचार सब्सटैंशियली कम हो गया। अब आप इंटरनेट पे कर सकते हैं, तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहले ये ओपेक था, पर्सनल था। तो मेरा अभी भी मानना है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं थोड़ा इस पे चिंतन करता हूं कि अधिकतर भ्रष्टाचार वहां होता है जहां एक कॉमन मैन को सरकारी अधिकारी के पास जाना होता है। अब वो फिजिकल इंटरफेस खत्म कर दीजिए, आप फिजिकल इंटरफेस कम करेंगे तो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हरियाणा में एक प्रयास हो रहा है, एक संस्था है, एक NGO है जो कि बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। उसने आइडेंटिफाई किया कि कॉमन मैन गवर्नमेंट के पास लगभग 500 प्रकरणों में जाता है, अलग अलग एग्जॉस्टिव लिस्ट। उन्होंने उसमें 300 से अधिक को डिजिटाइज कर दिया, जिसके लिए उसको सरकारी किसी ऑफिस में नहीं जाना, अधिकारी के पास नहीं जाना, वो किसी प्राइवेट कियोस्क पे जाकर अप्लाई कर सकता है और ट्रैक कर सकता है कि वो एप्लीकेशन कहां पर है। आप देखिए, भ्रष्टाचार अपने आप कब प्रॉब्लम कहां आती है कि पहली बात तो मुझे पता नहीं एप्लीकेशन कहां देनी है, मुझे पता नहीं किस अधिकारी के पास जाना है, मुझे पता नहीं एप्लीकेशन दे दूंगा उसके बाद क्या होगी एप्लीकेशन। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि एलिमिनेट हो जाएगा, बट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वहां ये हुआ। अब मैं अपने ऑफिस में, एजुकेशन में, कोल में मैंने फाइलें कमी की थी, खत्म कर दी थी, और मोदी जी इसकी तारीफ करते थे। मैं तो उनसे ही कहता था, PMO में क्यों नहीं करते आप, डिजिटाइज कर दिए सब फाइलें, तो पता लग जाएगा कौन किस फाइल पे कितनी देर बैठा है। अब मैंने आर्टिकल भी लिखे, मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं करते PMO। अगर PMO डिजिटल कर दे फाइल को, आप देखिए इसका प्रभाव, हर विभाग को डिजिटल करना पड़ेगा। PMO कह देगा हम डिजिटल फाइल ही लेंगे, और उससे देखिए लाभ कितना बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर कहीं भी बैठे हों, अपने iPad पे एक बटन दबा के दे सकते हैं, ये फाइल किस व्यक्ति के पास कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड रखी। इतना लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कभी किसी के एक्शन लिया कोल में, मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी। उस व्यक्ति को पता है कि मुझे पता हो सकता है कि वो कितने मिनट पे फैल बैठा है, बैठेगा ही नहीं। हमारे यहाँ डिले होता ही नहीं था, हमारे यहाँ RTI की एप्लीकेशन नहीं आती थी, डिले हो ही नहीं सकता। जब पब्लिक को पता है कि कौन व्यक्ति, देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम वही, मैं वापस आ रहा हूँ ओपेसिटी पर है। आपको पता नहीं है और मुझे पता है, इसी का पूरा खेल है, पूरा करप्शन इसी का खेल है। आप सबको पता दीजिए ना, पर्सनल मैटर को छोड़कर बाकी मेरे विचार से
पर्सनल और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को छोड़कर बाकी टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मैं इसे थ्योरेटिकली नहीं कह रहा हूं, मैंने किया है अपने कार्यकाल में, और मेरा ये मानना है कि ट्रांसपेरेंसी से ही करप्शन दूर हो सकता है। और आज की तारीख में संभव है, आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकता था। आज टेक्नोलॉजी है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इसको करती क्यों नहीं सरकार। जो भ्रष्टाचार की बात करती है वो ईडी, सीबीआई, मैं कह रहा हूं आधा काम उनका अपने आप कम हो जाएगा जब सब चीज। देखिए सरकार कर रही है कई सारी चीजें। जीएसटी देख लीजिए, काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है, उसको इनकम टैक्स से लिंक कर दिया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। तो इस पे हमें बैठ के चिंतन करना होगा कि सिस्टम को हम और कैसे परिष्कृत करें। देखिए कोई किसी पास, ना मेरे पास है ना किसी पास फॉर्मूला है कि आज चुटकी बजाई हो कल से जीरो हो गया भ्रष्टाचार। हमें देखना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स ले लीजिए, आपको मालूम नहीं, आइडिया है नहीं, पहले इतना भ्रष्टाचार था इनकम टैक्स में। अब मुझे याद है एक चर्चा में मैंने कहा था कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर का थानेदारी होती है, उसका एसएससी है, उससे फिट है। अब आज की तारीख में तो एसएससी है ही नहीं, वो जनरल फाइल करता है, अलग उसका असेसमेंट होता है। इससे बड़ी क्या तो सरकार ने किया है। मेरा ये कहना है कि आपने कई जगह इतनी सक्सेस देखी है, तो आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे क्यों नहीं ले आते। आप हर जगह लाइए टेक्नोलॉजी, हर जगह लाइए ट्रांसपेरेंसी। होता क्या है, मैं अपने ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, बाकी सबको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है ना, सबको बनाना चाहता। मैं आपको दृष्टांत दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार कुमार मंगलम बिरला है, मुझसे मिलने आए, उनके 2 सीईओ साथ में थे, तो मेरे टेबल पर कोई फाइल नहीं थी। तो उन्होंने कहा सर आई हैव नॉट सीन अ सेक्रेटरी टेबल, एडिशनल सेक्रेटरी टेबल विदाउट अ फाइल, हाउ डू यू डू दैट। हमने कहा आई डोंट हैव एनी फाइल, वी डिजिटाइज्ड एवरीथिंग। हाउ, तो मैंने उसे समझाया। फिर वो अपने 2 सीईओ की तरफ घूमे, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने ऑफिस में क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा आप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों। मैंने कहा आई कैन अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, यू कांट अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। आपने डायरेक्ट बोल दिया सर। भाई देखिए, हमें हर व्यक्ति की सीमा समझनी चाहिए। सही बात है, वो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को तो होना चाहिए भाई। सरकार को तो हर चीज, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, पर्सनल मैटर्स और नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी दुनिया को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। भ्रष्टाचार अपने आप सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इट्स ओपेसिटी। और जो अगर मैं अधिकार में हूं तो मैं चाहूंगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मैं अपने आप वैसे ही रखूं। क्यों, क्या है इसके, थोड़े अधिकारियों की कमी हो जाएगी। मुझसे कई बार अक्सर मेरे साथी भी कहते थे ये तुम क्या करते रहते हो, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं काम करने के लिए, तो मेरा महत्व कम हो गया ना। तो हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। भाई मेरा महत्व तो दूसरी चीज में बनेगा ना। भाई आपने मुझे क्यों बुलाया आज पॉडकास्ट पे, या मैं रिटायरमेंट के बाद क्यों मुझे सब लोग बुलाते रहते हैं। अपनी वर्थ समझी। मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूं कि आपकी असली वर्थ तुम रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। अभी तो आप क्योंकि वहां कुर्सी में बैठे, सब कहेंगे साहब आपसे अच्छा अफसर ना आए ना आएगा। तो आपको डिसाइड करना है अपने जीवन में क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। तो इसमें देखो, आप अगर लिखोगे मोस्ट करप्टेड आईएएस ऑफिसर, तो उसमें 100 लोगों की लिस्ट आएगी, जिसमें पूजा सेंगल ईडी की केस चल रहा है, 2000 बैच पास आउट है। राजेश जी 2011 सीबीआई गन लाइसेंस के अंदर केस चल रहा है। नीरज यादव यूपी लैंड स्कैम चल रहा है। बाबुल अग्रवाल 5000 करोड़ का आईटी रेड का स्कैम चल रहा है, इसके अंदर शेल कंपनी बनाई। इसके बाद में टीओ सूरज लैंड ग्रैबिंग का मेज, वो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। बट मैं ये लिखता हूँ, अभी रिसेंटली अभी कल परसों की न्यूज़ है, 20 सितंबर 2024 की आई है कि डीजीपी आईपीएस ऑफिसर ने एसके सिंगल, उन्होंने मल्टी करोड़ रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। पेपर लीक 2022 में वो पकड़े गए। तो क्या ये चीज़ नेता को, क्योंकि वो तो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या ये इनकी बिल्कुल समझ से बाहर है कि हो रहा है नहीं हो रहा। बड़ा सिंपल है ये। इस समाज के ही ये सब अंग है, वहीं से आते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई अब अंग्रेज तो है नहीं यहाँ अधिकारी, है ना, सब वहीं से आते हैं। तो वहां का जो व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था, उसको भी वो सेवा में मिल जाते हैं। ये जो भी प्रकरण है जहां गड़बड़ हुआ है, हमें चर्चा ये करनी है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे ये हो ही ना। देखिए हम क्या करते हैं कि गड़बड़ हो गई, उस अधिकारी को बंद कर दिया। अब हम जाने कितने अधिकारियों को बंद कर चुके हैं, लेकिन गड़बड़ फिर भी चल रही। तो इसका मतलब हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल को जेल भेजने से कोई रुकता नहीं है ना। वो व्यवस्था आज की तारीख में बन सकती है। मैं बार बार ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी की इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर आप उस व्यवस्था को कैसे बनाइए, जैसे मैं, क्योंकि फिर व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं, जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, ये 2013 की बात बता रहा हूं, मुझे स्पेशली बुलाया गया, पिक किया गया एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को हेड करने के लिए। उस समय किया गया जब ये स्कैम्स हो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, सब स्कैम्स हो रहे थे। तो अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेते थे, और मुझसे कहा गया ये जो प्रोजेक्ट जितने अटके हुए इनकी क्लियरेंस कराओ। अब देखिए आप, और हर प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी थी, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा।
वो मेरे को दिया गया काम। अब किया कैसे? हमने एक व्यवस्था बनाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कि कोई भी इंडस्ट्री अगर उसकी कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट से है तो उस पोर्टल पे वो डालेंगे। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग हो रहा है। वो जो उनकी प्रॉब्लम है एक डेजिग्नेटेड जॉइंट सेक्रेटरी को जाएगी जो मिनिस्ट्री का है, और उससे अपेक्षा है कि अपनी टिप्पणी वही पोर्टल पर डाले, कोई कागज नहीं। जब वो टिप्पणी डाल देता था तो हमारी ट्राइपार्टाइट मीटिंग होती थी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी से कहता था कि तुम जो भी निर्णय लेना हो ले लो, रिजेक्ट करना हो कर दो, कारण लिखो, फाइल पे मत बैठ, सिर्फ इतना। आप देखिए 15 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हुए और आज तक किसी सीबीआई और ईडी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी। हर डिसीजन जो आता था बिल्कुल, आपको विश्वास नहीं होगा, मीटिंग के टाइम पे पोर्टल पर सीधे मिनट्स डिक्टेट होते थे। हो सकता है, मैं बार बार इस चीज को कह सकता हूं कि अगर मन चाहो, आपने एक प्रश्न किया ना, अगर वो चाहते नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। होगा तो तभी, मतलब वो तो मैं नहीं कर सकता। मेरा ये कहना यह है कि जो चाहता है वो आज की तारीख में कर सकता है, और कर नहीं रहा है तो उसकी गलती है। 2G स्कैम के अंदर विनोद राय जी भी थे। 2G स्कैम में विनोद राय नहीं थे। विनोद राय उस समय CAG थे, उन्होंने इस पर रिपोर्ट दी थी 2G स्कैम की। जी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे 2G स्कैम मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, मैंने कोल वाला किया क्योंकि मैं कोल सेक्रेटरी था। 2G तो मेरे पढ़ी पढ़ाई बात है, तो पढ़ी पढ़ाई पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। कोल में मेरे विचार से मैंने एक चैप्टर लिखा है, वेयर डिड विनोद गो इन रॉन्ग इन हिज राय एज CAG। ये मेरा चैप्टर है, और मेरा मानना है कि उन्हें कई गलतियां की उसमें, क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए वो ठीक नहीं थे। उदाहरण के तौर पर जो उन्होंने कहा कि इतना लॉस हुआ, उन्होंने नोशनल लॉस वर्क किया। लॉस कैसे होता है? रेवेन्यू क्या आ रहा है, खर्चा क्या आ रहा है, ठीक है ना। जो उन्होंने खर्चा का फिगर निकाला, उन्होंने एक एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग ले ली। अब जिसको अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर कोयला बहुत डेप्थ से निकलेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, ऊपर से निकलेगा कम निकलेगी, उन्होंने एक मान ली। आप एक मान सकते हैं, उनको करना चाहिए था हर माइन का अलग। उनके कैलकुलेशंस गलत है। मैंने कैलकुलेट करके बताया कि क्या उनकी गलती थी। उनको CAG के रूप में हर माइन की कॉस्ट देखनी चाहिए थी, और देखना चाहिए था कि कितना उसमें ज्यादा हुआ। तो पहले तो कैलकुलेशन गलत है। दूसरा, इससे बड़ी गलती उन्होंने की कि CAG काम अपनी रिपोर्ट लिख के PS पार्लियामेंट को सबमिट कीजिए। आपको मीडिया पे जा जाके और इंटरव्यू दे देकर, या आपने क्या किया? आप खुद पॉपुलर होना चाहते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। आपको रिपोर्ट, भाई अधिकारी हैं, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना करेंगे इसने गड़बड़ की उसने गड़बड़ की। ये उन्होंने गलत काम किया, उससे माहौल ऐसा बन गया कि लोगों ने निर्णय लेने बंद कर दिए। मैं तो स्कूल सेक्रेटरी बना था, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सही कहते थे कि साहब हम लिखेंगे, कल हमसे प्रश्न होगा। आप विश्वास कीजिए, कुछ फाइलों पर इनिशिएट मैंने किया रिकमेंडेशन, एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे माहौल में फिर काम कैसे होगा? पूरा माहौल इनिशिएट कर दिया। अब तो मैंने पढ़ा, ये मैंने नहीं देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से और फाइलें नहीं देखी कि 2G में सब छूट गए, सब छूट गए। तो इसका मतलब आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया ठीक से। सो मेरा ये कहना है कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको डिटेल में जाके ऐसे करिए कि वो आदमी शुड बी नेल्ड, और एक उदाहरण बना जा सके कि गड़बड़ किया है। फिर आप व्यवस्था को बताइए कि व्यवस्था कैसे सुधारे कि आगे ये प्रकरण आए ही ना। मेरे को 14 साल की जर्नी बताओ सर। आपने 14 साल की जर्नी में आपको कैसे कैसे लगा यार मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब मैं इसको कैसे संभालूंगा? देखिए, शुरू से ही ऐसा कुछ मुझे मौके मिले। आप फ्रेशर थे, मतलब आप जस्ट जब मैं फ्रेशर था, मैं पाई। आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैं SDM हरदोई था, नया पहली पोस्टिंग, और एज लक वुड हैव इट इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया 1984 की बता रहा हूँ। उनका असैसिनेशन होने के बाद तो बिल्कुल गदर कट गया एकदम। रूलिंग पार्टी के विधायक और नेता वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानों को जला रहे थे और गड़बड़ कर रहे थे। तो मैं SDM था, मेरा काम था वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो अपने हिसाब से जो कर सकते थे कर रहे थे। तभी मुझे सूचना मिली कि एक उस डिस्ट्रिक्ट का विधायक है रूलिंग पार्टी का, जो बहुत ही पावरफुल है, वो इन दंगों के पीछे है, जो जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेरे पास एक डिलेमा था, मैं क्या करूं। वो इतना पावरफुल था, मेरे शुरू में समझ में नहीं आया मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूं ना लूं, है ना। वो डिलेमा था मेरे दिमाग में। अब होता तो मैं तुरंत कर देता, तब उस समय डिलेमा था, मैं करूं ना करूं। एक आध लोगों से बातचीत की, बोले अरे बड़ा पावरफुल है, आप क्यों। खैर मैंने डिसाइड किया मैं एक्शन लूंगा। तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस बनाया उसके अगेंस्ट, और उसमें DM जो है अधिकृत होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो मैंने फाइल भेज दी। अब उसको पता चल गया ये नया नया SDM आया, तो मेरे अगेंस्ट फाइल भेज दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई फाइल भेजने की। तो चला गया लखनऊ,
और लखनऊ जाके उसने हेडक्वार्टर में जाने क्या किया, मुझे तुरंत हेडक्वार्टर बुला लिया गया, मुझसे कहा कि आप आइए। तो बहुत दूर नहीं था, 1.5-2 घंटे की ड्राइव थी वहाँ से। मैं गया लखनऊ, जब सीनियर अफसर के कमरे में घुसा तो पहला उसका कमेंट ये था, अरे अनिल तुमने ये क्या कर दिया। तो मैं समझ तो गया था बैकग्राउंड क्या है। मैंने उनको बताया कि साहब ये कर रहा है और ये मेरे पास एविडेंस है। तो बोले तुमने किया तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हारा अभी फ्यूचर है, बहुत करियर, तुम क्यों झगड़ा करते हो इनसे। अब देखिए, आपने मुझसे पूछा ना, ये क्राइसिस है कि वो कह रहा है मैं सही कह रहा हूं, फिर भी वो कह रहा है कि मत करो ये, ठीक है ना। मैंने कहा साहब वो तो आपको पता है, ठीक है। बोले नहीं यार, तुम फाइल वापस ले लो, ये तुम्हारे हित में है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग मी। तो मैंने कहा वो तो तीर निकल गया कमान से, अब वो डीएम अधिकारी है, वो मना कर दें, रिजेक्ट कर दें साहब, मैंने निर्णय तो लेना नहीं है। अब देखिए वो कहता है नहीं है, तो अरे तुम अभी यंग हो यार, तुम्हारा बहुत करियर है। देखिए हर किस्म के लोग होते हैं। मेरे दिमाग में जने क्या आया, मुझे अब इस समय में नहीं समझा सकता। मैंने कहा साहब वो तो हो गया हो, तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया, मैं वापस आ गया जिले में। 24 घंटे में मेरा ट्रांसफर हो गया, 24 आवर्स में। 24 आवर्स। और जो ऑर्डर आया, मैं इतना उस दिन गुस्सा, मैंने कहा बताओ यार, मैंने तो सही काम किया, वो भी सही कह रहा है, मेरा ट्रांसफर कर दिया। आई वॉज वेरी अनहैप्पी। लेकिन मैंने जो जिले में काम किया था उस समय सब डिवीजन में, लोगों को काफ़ी पसंद आया। मुझे याद है कि जब 3-4 दिन बाद मैं अपना सामान वामान बांध के वहाँ से जा रहा था स्टेशन पे, ट्रेन पे, स्टेशन झकाझक भरा हुआ था लोगों से। लोगों के आंख में आंसू थे, क्यों जा रहे हैं, घर ट्रांसफर हो गया। बड़ा मैं दुखी था उस दिन। 7 साल बाद मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना, लखीमपुर खीरी, पड़ोसी जिले, वापस दूसरे जिले में। हाँ, दूसरे जिले में एसडीएम से प्रमोट हो गया था, डीएम बना मैं। तो जब मैं वहां बना तो मुझे बड़ा लाभ हुआ। मतलब वहां सब लोग जानते थे कि ये किसी को सुनेगा नहीं, गड़बड़ करेगा अंदर कर देगा, ये रेपुटेशन पहुंच गई थी वहां पर। उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था। राइट, बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद तो बाद में ढही, उस समय फेरी वेरी निकाल लेते। तो बाकी सब जिलों में कर्फ्यू था, लखीमपुर खीरी में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। वो इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि लोगों को पता था जो गड़बड़ करेगा, कोई पार्टी का हो अंदर कर देंगे, क्योंकि हरदोई पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट था, वो रेपुटेशन मेरी पहुंच गई थी, बड़ा बढ़िया चल रहा था। बट अब देखिए किस्मत की बात है, एक मर्डर हो गया। मर्डर हुआ तो वहां जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रूलिंग पार्टी का, उसने कहा हम तो जनाजा निकालेंगे इसका, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो मैंने कहा यार तुम्हारी सरकार है, मैंने बात की उससे, तुम्हारी सरकार है, कम्युनल राइट हो जाएगा, तुम ये क्या कर रहे हो। नहीं साहब हम तो निकालेंगे। तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखिए वहां तो मैंने सिर्फ फाइल भेजी थी, यहाँ मैंने बंद कर दिया उससे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। मैंने वाइफ से कहा कि देखो भाई अब इसको बंद किया, अब ट्रांसफर तो होना ही है, हो सकता है सस्पेंशन भी हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट को बंद किया है। रात को 10 बजे चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी, उनका फोन आया, कलेक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा साहब ये बैकग्राउंड है। नहीं उसको उनको छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा साहब सरकार आपकी है, वो जो छोड़ेंगे वो फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे तो यहाँ राइट होगा साहब, सबकी बदनामी होगी। नहीं कोई तरीका निकालिए। मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, कोई बात करे लखनऊ से, उनसे कहे कि साहब क्यों निकाल रहे हैं, मैं उनको छोड़ दूंगा। मालूम नहीं उन्हें क्या दिमाग में आया, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो रात को मुझे कन्विंस हो गया सुबह तक मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। सुबह मुझे फ़ोन आके बताया गया कि साहब वो अध्यक्ष जी ने तैयार हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं निकालने के लिए। हो सकता है लखनऊ से किसी ने बात की, आई डोंट नो क्या हुआ। मैंने उनको छोड़ दिया, मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, छोड़ दिया। 2 महीने बाद उसी चीफ मिनिस्टर ने, मुलायम सिंह जी ने, जो कि इतने नाराज थे मुझसे, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ यूपी का अवार्ड दिया। तो तब मुझे समझ में आया कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करते रहो यार, मालूम नहीं रिजल्ट क्या होगा। वहां ट्रांसफर हो गया, अवार्ड मिल गया। तो देखिए मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि सर्कमस्टांसेस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो मुख्यमंत्री को करना करेंगे, जो विधायक को करना, मैं क्या कर लूंगा उसका, मुझे अपने आप पे नियंत्रण है। तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं देखिए जब मैं हरदोई से ट्रांसफर हुआ था तो मैं बहुत दुखी था। अब उसके करीब 10-12 साल बाद जब मैं सेक्रेटरी बना स्टेट में, मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, तो हमारे एक मंत्री था बहुत ही भ्रष्ट था। जैसे कल्याण सिंह जी बहुत ऑनेस्ट थे, ऐसे भ्रष्ट मंत्री भी थे। उसका नाम ही 25% था, पहले ही ले लेता था एडवांस, बहुत बदमाश। तो उस दिन एक दिन उसने मुझे आदेश लिख के भेज दिया कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर, बस 2 लाइन का ऑर्डर। अब मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा वो अधिकृत था, इलीगल ऑर्डर नहीं था, सस्पेंशन के लिए अधिकृत था। तो मैंने फ़ोन किया मंत्री को, मैंने कहा साहब आपने सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया उसने। बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कह दूंगा आपसे मिल लेगा। फोन कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, तो उन्होंने कहा साहब बड़ा ईमानदार और बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है।
तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से? वो बड़े नाराज हैं, बोले सर मैं कई बार मिल चुका हूँ लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहा है मैं नहीं मिल पाता हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 तरह के करप्शन होते हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो ये मंत्री जी कुछ नजराना चाहते थे, उसने बताया मेरे पास तो है नहीं देने वेने को, मिल तो चुका हूँ मैं। अब देखिए मेरा डिलेमा, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, इसको बचाऊँ कैसे अधिकारी को, और वहाँ तो लेजिटिमेट ऑर्डर है। तो मैंने नियम कानून देखे, उसमें एक नियम ये था कि अगर मैं मंत्री जी से असहमत हूँ तो फाइल मैं चीफ सेक्रेटरी के थ्रू रूट कर सकती हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी बड़े बढ़िया आदमी थे, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, बात की, मैंने बताया बैकग्राउंड, बोले अनिल फाइल मुझे भेज दो फिर देखते हैं। तो मैंने फाइल भेज दी उनको, लिख के लंबा सा नोट, वो बैठ गया फाइल पर। अब मंत्री मुझसे पूछे कि क्या हुआ, मैंने कहा साहब चीफ सेक्रेटरी साहब फाइल गई हुई है। मेरा ख्याल 1-2 बार बात हुई होगी मेरी उनसे, उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिए। चीफ मिनिस्टर से मिले तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो चीफ सेक्रेटरी बड़े अपसेट, मुझसे बुला के कहते हैं यार तुमने उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। तब तक देखिए मेरा नज़रिया ट्रांसफ़र के बारे में बदल चुका था। मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि साहब क्यों परेशान होते हैं, फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफ़र इज लाइक डेथ, इट इज़ इनएविटेबल, जो होना है साहब उसके लिए परेशान क्या होना। और वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ना, आप कहीं पोस्ट करेंगे मुझे, मैं वहाँ जाके ये गुनाह करूँगा, तो हंसने लगे वो, तो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मेरे नज़रिया ट्रांसफ़र का, जब पहली बार हरदोई में ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा डिफरेंट था, मैं बड़ा अपसेट था कि मेरे साथ अन्याय हो गया, गलत हो गया। अब मैं इंडिफरेंट हो गया। तो ट्रांसफ़र की परिस्थिति जो थी वो थी, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं बार बार इसी चीज़ पे बल देता हूँ कि मैं, कोई मुझे ट्रांसफ़र कर रहा उसके अधिकार को तो मैं छीन नहीं सकता, वो तो उसका अधिकार है ना, मैं अपने आप को तो परिवर्तित कर सकता हूँ। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो है, आप अपने आप को चेंज कीजिए। बट ये तो आप सिस्टम के साथ, मतलब मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल ये है सर कि आप ये बोल रहे हो कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, मैं ट्रांसफ़र जाके नई चीज़ें, नया जो भी नई परिस्थिति बनेगी उसमें मैं चेंजेस करूँगा। क्यों ना आप उस टाइम पे सिस्टम से लड़के उसी परिस्थिति में वहाँ रह के कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया है, मैं यहीं रह के इसी को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी आप इस परिस्थिति में ये बोलना चाह रहे हो कि जो पावरफुल है वो आपको हमेशा दबाएगा। नहीं है, दबा कहाँ, मुझे जो काम करना था मैंने आगे किया। नहीं, बट आप देखो ना, आप इतनी पढ़ाई करते हो, आप 10 लाख लोग आज IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, उसमें से 180 लोगों की पोस्टिंग होती है, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो आज सर कि उस नेता ने, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो मेरा 24 घंटे में ट्रांसफ़र कर देता है, वो मेरा 7 दिन में ट्रांसफ़र कर देता है, एंड यू आर मेकिंग एन स्टेटमेंट कि ट्रांसफ़र इज लाइक ए डेथ। तो वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया सर। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, बट वाई? आपको जीवन में कई सारी चीज़ें जिसका नियंत्रण नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो वो फिर करेंगे। अगर आप वहाँ लड़ेंगे तो जो कर सकते हो वो नहीं करेंगे, आप लड़ते ही रहेंगे जीवन भर। तो आपको निर्धारित करना है जीवन में, आपको लड़ाई करनी है, काम करना है। अगर आपने सिविल सेवा ज्वाइन की है तो आपको काम करना है, लड़ाई नहीं करनी है। आपको अभी भी बहुत स्पेस है काम करने की। भाई अधिकारी उसका, नेता का काम क्या है, ट्रांसफ़र ही तो कर देगा ना, दूसरी जगह जाके अच्छा काम कीजिए। कौन अच्छे काम से कौन रोक रहा है? मान लीजिए वैकल्पिक रूप में मैं उनसे लड़ाई लड़ने लगता हूँ, तो लड़ाई में जीवन निकल जाएगा, इससे लड़ूंगा फिर कल उससे लड़ूंगा। हमें अपनी स्पेस देखनी है जहां मैं काम कर सकता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग समझते नहीं है, हम लोग योद्धा नहीं है। सिविल सर्वेंट इज नॉट एन वॉरियर, सिविल सर्वेंट हैज टू डिलीवर। आपको अपनी स्पेस बनानी है, उसमें डिलीवर करना है। अगर मैं लड़ता रहता तो तलवार ही भाजता रहता, मेरा काम नहीं है। देखिए एक राइनल्ड नॉबोर का बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है जो अपने साथियों को बताता हूँ, वो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, courage to change things that I can, and the wisdom to understand the difference between the two। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उन परिस्थितियों से लड़ेंगे जिनको आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो जो आप कर सकते हैं उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है हर अधिकारी बहुत कुछ कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि जो नहीं कर सकता उसके लिए लड़े, या जो कर सकता है उसमें टाइम लगाए। टाइम तो उतना ही है, 24 घंटा। अब आपको निर्धारित करना है कि आप लड़ाई में निकाल दीजिए उसे करने में। उदाहरण के तौर पर अक्सर मुझसे कई अधिकारी कहते हैं साहब मुझे नेता काम नहीं करने देता। हमने कहा मैं मानता हूं, कितनी चीज़ों पे तुम्हें काम नहीं करने देता, 10%, 20%, 50%, बाकी जो परसेंट है वो कर रहा, तो वो ना देखकर हम कह रहे हैं नेता जो हमें काम नहीं करने देता। आप जो कर सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूं इस चीज को, इफ यू कैन डू व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। भाई क्यों ऐसा हुआ कि यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बुलाया प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का हेड करने, जहां हर प्रोजेक्ट का जो वैल्यू थी वो 1000 करोड़ से ऊपर, उन्होंने बुलाया। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई, क्यों नरेंद्र मोदी ने मुझे कोल सेक्रेटरी बनाया? ठीक है ना, क्यों बनाया? ये निर्णय तो उनका था। तो अगर आप अब ये स्थापित कर लें अपने करियर में कि जो कार्य आप कर सकते हैं
वो कर रहे हैं, जो आप कार्य नहीं कर सकते उस पर लड़ाई कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत मेरा मत ये है कि उस पर बेकार टाइम वेस्ट करना बेकार है। हम रेवोल्यूशनरी तो है नहीं इस सर्विस में। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ, यार अगर रेवोल्यूशनरी हो तो झाड़ू उठा के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। यहाँ हो तो एक सीमाएं हैं आपकी, उस सीमा में रहते हुए आपको काम करना है। उस सीमा को आप रिकग्नाइज कीजिए, सीमा के बाहर आप जाके मत लड़िए, उस सीमा के तहत रहकर काम कीजिए, तो सीमा अपने आप बढ़ेगी धीरे धीरे। मेरा आपसे बस पूछने का यही मकसद था कि क्योंकि इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो आपने वो क्लियर कर दिया। वो आपने क्लियर कर दिया। ऐसा बड़ा सिंपल, हम मेहनत करके सेवा में आते, किसी पे एहसान नहीं करते। हम खुद चाहते हैं सेवा में आना। उस ये कहना कि मैं बड़ा मेहनत करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, नेता तो वैसे ही बैठ गया, ये गलत है नजरिया। ये नजरिया गलत है। वो भी कुछ ना कुछ करके आया है, तो हमें उसको इज्जत देनी है। हमें नहीं कहना कि हम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ है। कई लोग कहते हैं आप नेताओं के साथ कैसे काम करते हो तो पढ़े। अरे भाई, उसका अनुभव है, वो ग्रास रूट से आया है। ये शुरू में मुझे भी गलत फहमी थी। मेरी नेताओं से लड़ाई इसी बात पे होती थी। ये मालूम नहीं जाहिल आदमी आके मुझे समझा रहा है, सब गलत गड़बड़ करता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, दी पॉलिटिशियन ब्रिंग्स वैल्यू, उसको जमीन की पकड़ है, तो मुझे उसकी इज्जत करनी है। वो अगर गड़बड़ करेगा या गलत बात कहेगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये सामान्य धारणा कि हर नेता मैं माने, गलत है। ये मैंने धीरे धीरे समझा। शुरू में नहीं, शुरू में कोई नेता मेरे पास आता था, मैं बड़ा बायस होकर उससे बात करता था, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसका कोई एजेंडा होगा। मुझे समझ में आया कि वो भी वैसे ही जैसे हम हैं, वो भिन्न परिस्थिति में आए, भिन्न परिस्थिति। जो मैं बार बार एकोमोडेशन की बात करता हूँ वो यही है। इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई एम रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिटिशियन, ही ब्रिंग्स वैल्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें रिकग्नाइज करना है। मैं फिर इस चीज को कह रहा हूं, अगर वो गलत काम कह रहा है बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि वो सब गलत कहता है? आप मान के चल रहे हैं कि वो आपको काम नहीं करने देता। उसकी अपनी भूमिका है। कुछ नेता गड़बड़ हैं, कुछ नेता अच्छे हैं। भाई देखिए, मैंने तो बड़े अच्छे नेताओं के साथ काम किया, वो गड़बड़ नेता के साथ भी काम किया। कल्याण सिंह जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब, इतने बढ़िया नेता, ऑस्कर फर्नांडिस, अलग अलग पार्टी में अच्छे नेता थे, गड़बड़ भी थे जैसे मैंने बताया। अब ये मुझ पे निर्भर करता है कि उन नेताओं से मैं बेस्ट कैसे करा लूं। वो तो जो है, क्या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं कल्याण सिंह जी साहब को चेंज कर सकता हूं? मैं तो नहीं कर सकता। अपने आप को चेंज कर सकता हूं कि उन व्यक्तियों से हम अच्छा काम कैसे करा लें। ये मेरी आर्ट है, वो आर्ट मुझे डेवलप करनी है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, पूरा मतलब काला धन बचा लेंगे, एक्चुअली कर देंगे, तब तो आप सर्विस में थे। मैं सर्विस में था। तो आपको एक्चुअली लगा है कि मतलब वास्तव में हमने इसको कंट्रोल किया है, पैसा बचा है? देखिए, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव, हाँ, व्यक्तिगत अनुभव होता है। नवंबर के, मुझे शायद 9 नवंबर था, 8 नवंबर था, मुझे शाम याद है जब मोदी जी का मैंने वो वक्तव्य सुना टीवी पर जब आया। मेरा पहला रिएक्शन था कि बड़ा बढ़िया हुआ। उसका कारण था, जब मैं मायावती जी के साथ था उसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है कैश में। ठीक है ना, मैंने देखा तो नहीं, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे लगा वो जितना इकट्ठा हुआ है सब बेकार हो जाएगा, है ना, ये सब जितना ब्लैक मनी है सब निकल जाएगा। पहला रिएक्शन था। लेकिन जिस हिसाब से डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया वो दुखद है। जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। पूरा ब्लैक मनी सोर्स टू से वाइट हो गया, सब पैसा आरबीआई के पास वापस आ गया, तो उसका पर्पस ही डिफीट हो गया और इतने लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ। तो मेरे जैसा होता है अक्सर शासन में कि कई बार पॉलिसीज ठीक ठाक अच्छी होती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में बेकार हो जाता है। और ये क्लियर उदाहरण है कि एक अच्छा इंटेंडेड मोटिव, एक अच्छा इंटेंशन, वो बड़ा पुअरली इम्प्लीमेंट हुआ। लोगों को इतनी इनकन्वीनियंस हुई और जो पर्पस था शायद वो भी सर्व नहीं। और इंटेंशन बहुत अच्छा था। देखिए, मुझे पॉलिसी वो ठीक लगी, उसमें एक आध चीज़ें गलत थी, वो किसी में भी हो सकती है। मेरा मानना यह था कि भाई अगर आपको वाकई ब्लैक मनी हटाना था, 2000 रुपये का नोट क्यों लाया? 1000 का ख़त्म किया था तो 2000, वो भी साइज़ में छोटा था 1000 से, तो और आसान है आपका पैसा रखना। लोग कहते हैं लिक्विडिटी के लिए मार्केट में इसलिए लाया गया। मेरे विचार से अगर वो नहीं लाते तो ऐसा समस्या नहीं आती। दूसरा, जो कि मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो अधिकारी हैं उनको इस पर सोचना चाहिए था कि 500 नोट का साइज़ क्यों कम किया। 500 नोट का साइज़ वही रखते तो एटीएम में लोगों को परेशानी नहीं होती। लंबी लंबी क्यों लगती थी इस वजह से कि वो हर जगह वो उसको कॉन्फ़िगर करना था उस मशीन को। तो कई ऐसे डिसीजंस थे जो मेरा ख्याल प्रधानमंत्री, तो इसके लिए मैंने तो उस समय जो सचिव थे उनसे कहा भी इस बात को कि तुमसे किसने कहा था यार ये कम करने को? अब आजकल आरबीआई गवर्नर है, साइज़ कम करने को। मतलब ये तो अधिकारियों को सोचना चाहिए भाई कि आपने क्यों साइज़ कम किया। हाँ। या प्रधानमंत्री सोचेंगे? प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं है कि वो उसके इम्प्लीमेंटेशन इशू सोचें।
हम लोग का अनुभव होता है, हमने अपने कार्य किया फील्ड में, तो हमें विजुलाइज करना चाहिए कि इस कार्य को करने के लिए या उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी पुअर। तो जितना भी आज चलो आपने बात करी, तो मैं एक मुद्दा उठा ही देता हूँ यहाँ पे कि जब चुनाव होते हैं तो जो भी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, पूरे इंडिया में जितने भी होर्डिंग होंगे, जितने भी न्यूज़ चैनल होंगे, जितने भी न्यूज़पेपर होंगे, हर जगह पे उनके ऐड आते हैं। फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे, नहीं, पैसा देते हैं, ऐसा तो पैसा नहीं उनको होगा। प्राप्त हो। देखिए, मैं आपने चूंकि ये बात उठाई, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी से ऐड नहीं किया। अगर ये ट्रांसपेरेंट होते तो इलेक्टोरल बॉन्ड से बढ़िया व्यवस्था थी ही नहीं। आपने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड कर दिया और ये का सूचना नहीं देंगे किसने दिया, तो पर्पस ही डिफीट हो गया, फिर वो अंडर द टेबल शुरू हो गया। आप उसे खोल दीजिए ना, टोटली ट्रांसपेरेंट बना दी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सबको पता है, इसने इसको इतना पैसा दिया, इसने इसको पैसा दिया, उसमें क्या नुकसान है? बट उसको तो भ्रष्टाचार बना दिया ना कि भाई की कंपनीज में आज ऐसे मुद्दे उठ गए हैं कि भाई की एक बिजनेसमैन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को, और वो बच जाता है इजीली अगर वो कोई भी काम करे। देखिए, वो इसलिए बच जाता है कि आपने उसे ओपेक रखा। आप सोचिए इस बात को, आप विजुलाइज कीजिए कि अगर ट्रांसपेरेंट होता कि आज रेड हुई और कल मालूम पड़ गया उसने पैसा दिया, वो तुरंत ही धर लिया जाता। बट चाहते नहीं है ना कि ट्रांसपेरेंट हो। नहीं, अब ये तो अलग बात आप बात कर रहे हैं। हमने सामान्य सैद्धांतिक बात कही। मेरा यह मानना है कि ट्रांसपेरेंसी के थ्रू भ्रष्टाचार बहुत अधिक तक कम किया जा सकता है। अब वो चाहने ना चाहना तो मुझ पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जिन व्यवस्थाओं में मैं था वहां हमने प्रयास किया और काफी हद तक हम सफल हुए कि इसको ट्रांसपेरेंट बना लें। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहती नहीं है तो फिर उसको हम और आप तो नहीं कर सकते। फिर बात वही आ सकती, फोकस ऑन व्हाट यू कैन, एंड ठीक, बाकी जो चल रहा है आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब ये कोल से आप एजुकेशन में आ गए। एजुकेशन में मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, पर मेरे को आज तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया, शायद आपसे मिल जाए कि एजुकेशन सिस्टम में एक बंदे को गवर्नमेंट अधिकारी बनना है, पर स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूलों की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग ब्राइब जो दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल खोलना छोटी मोटी बात नहीं है। आपको इतने लाइसेंसेस, इतना पैसा देना पड़ेगा, बहुत देना पड़ेगा, और वो इनडायरेक्टली हम लोग दे रहे हैं। अब इसमें मेरा सवाल ये है सर कि सरकार ने 8th क्लास तक शायद बच्चों को फेल ना करने के आदेश दिए हुए हैं कि भैया 8वीं क्लास तक आपको बच्चों को पास करना है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स तो फिर भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं। और गवर्नमेंट में अगर 8वीं तक बच्चा ऐसे ही पास हो रहा है, मेरे पापा स्कूल में थे तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हालत है स्कूलों की। 9th क्लास में आता है, 10th क्लास में आता है, बोर्ड आ जाती है, 11th 12th में फेल हो जाता है। एक सर्वे हुआ, उसके अंदर राजस्थान के अंदर 1 करोड़ लोगों ने बोला कि हमको नौकरी चाहिए, उसमें से 65 लाख तो 9वीं पास है, 30 लाख लोग 12वीं पास है, नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो क्या ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है कि यार 8वीं तक पास ही नहीं करना था कि ज़्यादातर जनता बेरोजगारी रहेगी? नहीं, साजिश तो नहीं है ये, लेकिन ये व्यवस्था चिंता का विषय है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कठिन समस्याएं हैं। मैं अक्सर मजाक में कहता था, मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि कोल में तो माफिया ऊपर है, माइनिंग नीचे है, स्कूल का माफिया तो सब अंडरग्राउंड है, बेड़ा गर्क की है इस देश का। तो उससे झगड़ने के लिए, उससे काम कराने के लिए शायद ज़्यादा समय। अपने 38 साल के कार्यकाल में मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि कोई भी ऐसी जॉब रही हो या पोजीशन रही हो जहाँ मैंने महसूस किया हो कि मुझे और समय चाहिए। मैं हर जगह अपने आप को रिडंडेंट बना देता था, सिस्टम बना। एजुकेशन में ऐसा नहीं हुआ। वही एक ऐसा सेक्टर था जहाँ मैं सोचता था यार इसमें थोड़ा और समय मिलना चाहिए था। तो माफिया कैसे काम करता है इसमें? मतलब आपने माफिया बोलते, माफिया 4-5 किस्म के बड़े गंभीर माफिया हैं। हाँ, कैसे? सबसे गंभीर माफिया जो है वो बीएड और डीएलएड कॉलेज का। ये मैंने पूरा चैप्टर लिखा है इस पर अपने पुस्तक में। मैं नया सचिव बना था तो चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, वो आए मुझसे मिले, सीनियर आईएएस अफसर थे, बड़े बढ़िया अफसर। उन्होंने कहा सर ये इस देश में करीब 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं, उसमें से सर 4,000 ऐसे हैं जो है ही नहीं, एक कमरे में हैं और अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं, बीएड डिग्री दे देते। तो उसने मुझसे कहा सर मैं उन सबको नोटिस भेजना चाहता हूँ कि एक एफिडेविट पे आपके यहाँ कौन कौन काम कर रहा है, चौहद्दी क्या है, वो भेजिए। एफिडेविट पे इसलिए कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो क्रिमिनल केस बनेगा। बिल्कुल गो हेड। तो उसने सबको 16,000 को नोटिस जारी किया। अब ये इतने बदमाश है इसमें ज़्यादातर कि वो कोर्ट चले गए, 17 हाई कोर्ट में गए, 3 हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इस सूचना प्राप्त करने पर। आप देखिए, आप वकील सही पकड़ लीजिए तो कोई स्टे मिल जाएगा आपको। फिर एक केस में ये खुद अपीयर हुए चेयरमैन ने, जैसा आपको समझाने की कोशिश की कि हम सूचना मांग रहे हैं, अभी तो हम एक्शन भी नहीं ले रहे, आप सूचना से हमें वंचित कर देंगे, हम आगे कैसे काम करेंगे।
वो जज साहब इतना नाराज हो गए, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ठोक दिया और मुझे नोटिस आया कि ये बताइए इनको निकाले कैसे। देखिए काम करना आसान नहीं है, बाहर बैठे बैठे टिप्पणी करना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एजुकेशन में कर दो। इतने तगड़े माफिया में तो एक ही बताया, मैं और बताऊंगा आप, कई माफिया हैं इसमें और मैंने लिखा है उसके बारे में। इस लेवल पर आके, अभी तक तो सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही थी, जब ये कोर्ट घुस गया तो पॉलिटिकली उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो दैट ऑफिसर रिजाइन फ्रॉम आईएएस। आप सोचिए, मेरे जीवन का वो ऐसा टाइम है, मेरे रिटायरमेंट से 10-12 महीने पहले की बात है, मैं कितना दुखी हुआ कि आईएएस अफसर को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात उसकी ये हुई, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें वो कोर्स 2 साल से 4 साल का कर दिया गया है। तो अब जितने 2 साल वाले फर्जी थे उनको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। हो सकता है फिर से फर्जी वाला करे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी। तो सबसे बड़ा ये है। फिर पब्लिकेशन माफिया है, फिर नकल माफिया। नकल माफिया का मैंने उदाहरण दिए। मैं जब एसडीएम था, मैं 2085 की बात कर रहा हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मैं कुशीनगर में पोस्टेड था। एक दिन ड्राइवर मुझसे बोला, सर आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। सुबह सुबह मैंने कहा हाँ, बोले चलिए सर। मैं चला गया उसके साथ, जीप हमारी पहुंची वहाँ पर। जैसी उस एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंची, लोग कूद कूद के खिड़की से बाहर आ रहे थे। मैंने ये क्या? बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी जीप देखी सब भाग रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, आंखों देखी बता रहा हूँ, मैंने किताबों में सिर्फ आंखों देखी लिखी है। खैर जो होना तो होना, तो हम आ गए वापस। अगले दिन कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, दूसरा नज़ारा दिखाएंगे। ठीक है चलो, अगले दिन सुबह चल दी उसके साथ, थोड़ा जल्दी पहुंचे उस सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे पहुंचे, वहाँ शांति से सब शांति थी। मैंने कहा यहाँ तो सब ठीक ठाक। बोले नहीं सर ठीक नहीं चल रहा है, वो आम का बात देख रहे हैं ना सर, वहाँ क्वेश्चन पेपर गया हुआ, ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे आगे भी नकल कराएंगे। आप सोचिए इस चीज को, मैंने आंखों से देखा है। अब ऐसी व्यवस्था में देखिए, टीचर आपने फर्जी ले लिया, गलत टीचर रिक्रूटमेंट एक दूसरा माफिया है। आपको पता होगा, एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के जेल में रहे, तो आपने उनको पढ़ाया ठीक नहीं, टीचर को रिक्रूटमेंट फ्रॉड कर लिया, यहाँ उनको ट्रेन नहीं किया, तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो मेरा ये मानना था, जितना मैंने 20-22 महीने जो देखा, कि अगर आप टीचर को ठीक कर ले जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में इस पे बल दिया गया, बट जैसा होता है, कहना अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। तो आपको क्या लगता है जितनी भी जो भी पॉलिसीज बनती है वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड है? ऐसा नहीं है। बहुत पॉलिसीज बड़ी अच्छी बनती हैं और कनेक्टेड होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं, ऐसा नहीं है। कई पॉलिसीज में समस्या है। ये कहना, बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा। जैसे एक स्कीम हमने चलाई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, 2008 में 2007 में चलाई थी। उसकी दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई। समझने वाली बात है कि वो क्यों चली स्कीम। जब ये सरकार, एनडीए सरकार आई, तो ये समझ के कि वो पिछली सरकार की स्कीम थी, उन्होंने डंप कर दी। 3 साल तक झगड़ते रहे। फिर मुझे ही बुलाया गया एज एजुकेशन सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने के लिए इंश्योरेंस के बारे में, मेरे रिटायरमेंट के 3 महीने पहले। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को समझाया तो उनको समझ में आ गया। उसके बाद आयुष्मान भारत आ गई, वही स्कीम को चेंज करके वो ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उस स्कीम में दम था, उसमें कनेक्ट था लोगों से, पीपल। दूसरा देखिए मेक इन इंडिया, खूब शेर दहाड़ा, पूछे कितना चला? आप बताइए। बिल्कुल नहीं चला, मेरे विचार से तो बिल्कुल नहीं चला। उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे कि आप रोजगार सृजन करेंगे और जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट है उसको 13 से लेकर 24 बढ़ाएंगे। तो ना तो रोजगार सृजन हुए, ना वो जीडीपी कंपोनेंट 13% से ऊपर गया, 13-14 पे ही अटका हुआ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसे सीखे, और कोई चीज नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। इस पे थोड़ा विस्तार से जाना पड़ता है। अखबारों में तो छपेगा नहीं। अब हमारा मंशा सिर्फ अखबार की हेडलाइन पकड़ना है, तब आप डिटेल में क्यों जाएंगे भाई? पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि पॉलिसीज मतलब गरीबों के लिए ज़्यादातर बनाई जाती है ताकि उनका उद्धार हो सके, ऐसा ही करके बोला जाता है, जो हमने सुना है, जो न्यूज़पेपर में सुना है। 2 तरह की बात आती है, एक तो पक्के मकान देते हैं, फ्री में बांट रहे हैं आप मकान, 10-10 लाख के मकान बांट रहे हो। एक आता है, एक बोलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये खटाखट जमा, ये पैसा तो टैक्स पेयर का है। देखिए, पहली चीज तो मैं इस सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने मकान बनवाए, पक्के मकान बनवाए, लोगों को, गरीबों को मकान मिले। मुझे विस्तार से तो नहीं पता कितने पैसे जमा करने, कितने, मैंने परीक्षण नहीं किया, लेकिन इतनी मुझे निश्चित जानकारी है कि लोगों को घर मिले। अब इधर एक आध जगह कमी रही हो, बात अलग है। तो ये एक अच्छी स्कीम थी और लोगों को घर निश्चित रूप से मिले हैं। तो ये कहना गलत होगा कि हर चीज में गड़बड़ हो रही है। जहाँ कमी है, जैसे मेक इन इंडिया, मैं बता रहा हूँ, जहाँ अच्छा काम हुआ वहाँ तारीफ होनी चाहिए। घर का जो इनकी योजना थी, बड़ी अच्छी योजना है, और
बेघर लोगों को घर मिले हैं इसमें। बट आप घर दे रहे हो, जो पैसा जो आ रहा है आपके पास सरकार के पास, वो तो सारा टैक्स पेयर के थ्रू आ रहा है ना सर। सरकार और कहाँ से, किसी पेड़ से थोड़ी तो तोड़ के टैक्स लाएगी। पेयर क्यों देगा किसी नहीं को देगा? मकान बनाने के लिए? भाई जो सरकार उसको रोड बना के देती है, जो सहूलियतें देती है, उसका टैक्स देगी नहीं? दुनिया भर में देते हैं। रोडों की बात आप कर रहे हो सर। आप देखिए, आप जिस रोड पे चल रहे हैं वो आपने थोड़ी ना बनाई है, या आपके पैसे से बनी है। सरकार कहाँ से पैसे लाएगी? सरकार के स्रोत क्या है पैसे के? दुनिया भर में, इंडिया छोड़ दीजिए, वो लोगों से ही लेगी ना। कोई कहीं गड्ढा खोद के उससे पैसे निकालेगी नहीं। बट फैसिलिटीज के नाम पे फैसिलिटीज भी तो मिलनी चाहिए फिर इतनी। भाई देखिए, आप जो मिल रही है उसको आप आंख बंद करके कहते हैं ये तो फैसिलिटी नहीं है, जो नहीं मिल रही है उसको आप करते हैं। आप देखिए एयरपोर्ट, देखिए कितना सुधार हुआ है एयरपोर्ट में। कहाँ से आई फैसिलिटी? आप ही का पैसा लेकर बनाइए ना। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? हमसे आएगा, आपसे आएगा, आपसे लेकर। ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं है, उसमें ये कमी है। लेकिन आप ये कहेंगे हमसे पैसा क्यों लेते हैं वो गरीबों को देने के लिए? वो तो दुनिया भर में किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है। बट स्टिल बिजनेस करना बहुत मुश्किल है इंडिया में। देखिए वो अलग बात। देखिए अब आप दूसरी बात पे आ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सरकार का काम है कि ईज एक्चुअली करे। आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि आप बहुत प्रॉब्लम है, ये तो फैक्ट है। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेसेस इज कि उनको डिले होता है, उनको पता ही नहीं क्यों हमारे साथ एप्लीकेशन क्यों रुकी हुई है। आप बता दो ना। मैंने जो आपको मैं उदाहरण दे रहा था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, मैं जॉइंट सेक्रेटरी से नहीं कहता था इसका अप्रूवल कर दो, मैं कहता था निर्णय लो। मना कर रहे हो तो कारण दोगे ना। इस वजह से वो कंटेस्ट करेगा ये कारण। आप बैठे रहोगे तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो पता ही नहीं क्या हुआ। एक प्रकरण में मुझे याद है, एक आया और उसको कोई गैस चाहिए थी, तो जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा साहब हमारे पास गैस है ही नहीं, हम इनको कैसे दे दें? अब ये उत्तर सुनने के लिए वो 2 घंटे 2 साल से इंतजार कर रहा है। 2 साल 2 साल से। फिर उसने कहा सर बहुत अच्छा हुआ, आज हमें पता लग गया, हम दूसरा धंधा करेंगे। 2 साल तक उसको बताया नहीं जा रहा क्या निर्णय हुआ। देखिए सरकार, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी ले आए, और ये टॉप मोस्ट से होगा। टॉप मोस्ट में अगर ये होगा कि हम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे पीएमओ में, हम तो पत्रावली ही लेंगे और बताएंगे नहीं हम कितने दिन बैठे। मुझे याद है नितिन गडकरी जी मीटिंग्स में कहते थे प्रधानमंत्री जी फाइल तो आपके पीएमओ में लंबित है, तब वो इधर उधर बगले झाड़ते थे पीएमओ वाले। भाई क्यों नहीं करते वहां? मेरा स्पष्ट मानना है कि जो चीज आप दूसरे को करने को कह रहे हैं, चैरिटी हैज टू बिगिन एट होम, आप करिए। अब उसमें नाराज हो जाते थे जब मैं बोलता था। भाई क्यों नहीं करते आप ये कह दीजिए पीएमओ में ये 20% फाइल नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है, लेकिन 80% आप क्यों नहीं मांगते? मोटी मोटी फाइलें रखी रहती है वहां पर। पीएसयू के डायरेक्टर्स की फाइल रखी हुई है 6-6, 8-8 महीने, क्यों रखी है भाई? वो डायरेक्टर नहीं होगा पीएसयू का तो काम कैसे चलेगा? हर आदमी को देखिए बड़ा आसान है दूसरे को दौड़ाना, डराना, धमकाना। आप पहले खुद तो कीजिए। आपने बीएसपी लीडर मायावती जी के साथ में काम किया और आपने अपनी बुक में जिक्र किया थोड़ा नेगेटिव वे में कि यार मतलब मेरे को उनके साथ काम नहीं करना है, तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ? देखिए मुझे थोड़ी समस्या इस वजह से आई कि मायावती जी से पहले मैंने ऐसे नेता के साथ काम किया जिनका मैं बड़ा एडमायरर बन गया। शुरू में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम। ओके। और ये पहला टेन्योर था कल्याण सिंह जी का, जो कि मैं समझता हूँ गोल्डन पीरियड था उत्तर प्रदेश का। और मुझे विश्वास नहीं होता था कि एक नेता इतना ईमानदार, इतना कमिटेड हो सकता है। उससे पहले जो मेरा नेताओं के बारे में अनुभव था थोड़ा भिन्न था। मेरी कभी झगड़ा वगड़ा भी होता था उनसे, लेकिन जब कल्याण सिंह जी को मैंने देखा तो मेरा वो मति परिवर्तित हो गया कि जहाँ एक और खराब नेता भी हैं वहाँ अच्छे नेता भी हैं। तो उसके बाद जब मायावती जी आई तो जैसे अंग्रेजी में फ्रेज है चॉक एंड चीज, वो फर्क दिखा मुझे कि जहाँ एक और कल्याण सिंह जी हर मुद्दे को बड़ा डिटेल में समझ के एक निर्णय लेते थे, जहाँ कल्याण सिंह जी डिसऑनेस्टी का 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जब मैंने मायावती जी के साथ काम किया तो कई ऐसे वाकया हुए जो मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि कल्याण सिंह जी के बाद आया था। जैसे मुझे स्मरण है कि जो हम लोग फाइल रखते थे उनके सामने तो हम समझाने की कोशिश करते थे, मालूम नहीं वो समझती थी नहीं समझती थी, लेकिन वो शुरू से ही अपना नाम लिखना पूरा नाम लिखती थी, मायावती करके साइंस करती थी तो MAYA लिखना शुरू कर देती थी, जैसे ही आप समझा रहे शायद दस्तखत कर देते थे। फिर कई ऐसे प्रकरण हुए जैसे मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जिससे मुझे बहुत अजीब लगा कि उनकी अजीब सी आदत थी, वो मीटिंग में ही सस्पेंड कर देती थी अधिकारियों। सस्पेंड इसको सस्पेंड कर दो, तो एक DM को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बड़ा बढ़िया अफसर था। हाँ। तो वो रोता हुआ आया मेरे पास कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं, सस्पेंड कर दिया। वो मालूम नहीं, अब मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि किस बात पे वो नाराज हो जाती थी। वो तुरंत हो जाती थी। मतलब जैसे मैंने कल्याण सिंह जी को बड़ा मैच्योर
सोच समझ के निर्णय लेने वाले थे, ये तुरंत ले लिया निर्णय और इस प्रकार के निर्णय सस्पेंड कर दिया। तो आया तो मैंने समझा, तो मुझे लगा कि इसकी कोई गलती नहीं है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए, रीइंस्टेट कैसे कराया जाए। तो हम लोग ये अपने अपने तरीके निकालते, जैसे मैंने कहा ना, नेता अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है। तो हम लोग ने तब तक ये समझ लिया था कि उनसे अगर कोई सही डिसीजन कराना है तो सुबह के टाइम पे सबसे अच्छे मूड में रहती थी, ब्रेकफास्ट टाइम पे। तो हम सब जो ठीक कराने वाले निर्णय उस समय कराते थे। तो उस सुबह हम लोग पहुंचे, दो तीन जो अफसर थे सेक्रेटेरिएट में, और चर्चा शुरू की उनसे, और बात पे चर्चा हो रही थी। तो फिर कहा, मैडम वो आपने उस अफसर को सस्पेंड कर दिया, अफसर बड़ा अच्छा है, लेकिन गलती हो जाती उससे भी होगी। हमें पता था कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे कहते कि गलती नहीं है और आपने क्यों सस्पेंड कर दिया, तो कोई चांस नहीं था उसको। हमने कॉन्वर्सेशन ये किया कि मैडम वो अफसर बहुत अच्छा है और वो गलती हो जाती है, उससे भी हो गई, अच्छा अफसर है। हमने कहा मैडम बड़ा बढ़िया अफसर है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है बहाल कर दे, बहाल हो गया। एक और इंस्टेंस था, मुझे याद है कि हम लोग डे अफसर होते थे, जो स्पेशल सेक्रेटरी होते थे, हर दिन कोई ना कोई अफसर होता था। एक दिन का याद है मुझे, मैं डे अफसर था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आया, मुझसे 1 साल जूनियर था, जानता था, हेलो हाई हुई, वो अंदर गया, उसके हाथ में ब्रीफकेस था, अंदर लेकर गया। जब लौट के आया वहां से बात करके, तो उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम अपना ब्रीफकेस अंदर छोड़ा है कुछ? बोले नहीं बॉस, वो उसमें कुछ फाइलें लाए थे मुख्यमंत्री के लिए। अब मैंने उसको कहा यार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो फाइल लाता नहीं, चीफ मिनिस्टर। तो वो भी समझ गया, मैं भी समझ गया, मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या था, लेकिन वो जो गिल्ट उसके मुंह पे थी वो मुझे विचित्र सा लगा। इस तरीके के कई वाकये हुए जिससे मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा कि एक तरफ कल्याण सिंह जी को मैं देखता था, उनका तो इतने इंस्टेंसेस मैंने लिखे हैं किताब में। एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ थे वो मेरे बैचमेट थे। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि देख अनिल यार, वो मुख्यमंत्री के लड़के जो हैं उन्होंने CDO की, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की गाड़ी ले ली, तो अगर संभव हो तो बताना मुख्यमंत्री जी को। उसको भी पता था ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो सुबह सुबह हम लोग एक किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उस समय फ़ोन तो होता नहीं था ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं था। तो हम जब निकल रहे थे गाड़ी से, काफिले निकल रहा था, तो मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा साहब वो आपके साहबजादे ने CDO की गाड़ी ले ली अलीगढ़ में। उन्होंने कहा वापस चलो। पूरा काफिला घर पे वापस आया, मैं तो बाहर बैठा था, अंदर वो किसी को डांट रहे थे फ़ोन पर, और आए वापस, और फिर हम लोग काफिले में बैठ के चल दिए। शाम को DM को फ़ोन आया, यार वो गाड़ी वापस आ गई। तो है ये छोटी सी बात, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि एटलीस्ट फर्स्ट टेन्योर में जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, 1% वो इधर से उधर नहीं करते थे। नहीं बट सर एक बात बताओ ना, जो ज़्यादा सौदागर होगा, मतलब जो सौदा कर सकता है वही इस सिस्टम में सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि देखो आपने भी सौदा किया यहाँ पे कि DM को बचाने के लिए बोल दिया कि यार DM की गलती थी, तो आप एक सौदा ही कर रहे हो, आप एक चीफ मिनिस्टर के साथ में। देखिए जीवन में आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब आप वो क्या कर रहे हैं, उसी में मैं एक सटल डिफरेंस निकालता हूं। वन इज कॉम्प्रोमाइज, द अदर इज एकोमोडेशन। ये अंतर बहुत लोग नहीं समझते और उसको सबको सौदा का नाम दे देते हैं। अच्छा ठीक है, समझते हैं। एकोमोडेशन क्या है कि आप किसी काम को करने के लिए आप विकल्पों की तलाश करते हैं, उसमें ऐसा विकल्प निकालते हैं जिससे वो काम हो जाए। वो गलत नहीं है, लेकिन शायद अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप देखेंगे, कहेंगे आपने ये क्यों कह दिया उस अधिकारी को कि उसकी गलती थी जबकि उसकी गलती नहीं थी, अगर स्ट्रिक्टली देखेंगे। बट जीवन तो 1 और प्लस और माइनस है नहीं, जीवन ग्रे एरिया है। अब उसमें आप कौन सा ग्रे एरिया पकड़ रहे हैं, किस पर्पस के लिए पकड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। तो आपको हो सकता है कि आपको एडजस्टमेंट अकोमोडेशन के लिए कुछ चीजें करनी पड़े, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे आप। कॉम्प्रोमाइज वहां होता है कि आप नियम के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं या कोई बेसिकली गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको काम कराने के लिए किसी के पास जाके बात करनी है, एक तरीके से बात करनी है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो उसमें क्या नुकसान है। हम यस और नो में तो जीवन चलता नहीं है। अब उसको हर चीज को सौदा तो नहीं कहते हैं। क्या ये सौदा हुआ कि अगर हमने मुख्यमंत्री जी से कह दिया कि अधिकारी की गलती हो गई जबकि उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उसका लाभ कैसे पहुंचाना था। अगर मान ली मैंने वही उदाहरण में कहा कि अगर मैं उनसे कहता था बड़ा जो है उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, आपने गलत इसको कर दिया, तो क्या होता, उसको कर देती, वो नहीं करती। तो पर्पस क्या था। तो हम ये भूल जाते हैं कभी कभी, और कभी कुछ अधिकारियों में भी प्रॉब्लम आती है कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब लोग बेईमान हैं। देखिए अक्सर अधिकारियों में समस्या आ जाती है, जो ईमानदार हैं, जो वाकई ईमानदार हैं, लेकिन वो सबसे भिड़ते रहते हैं। उनको ये
डिफरेंस समझ में नहीं आता कॉम्प्रोमाइज एकोमोडेशन में। भाई आप अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ एकोमोडेशन करते हैं नहीं करते हैं? तो व्हाट इज रॉन्ग इन एकोमोडेशन? गिव एंड टेक है। अब आप उसको सौदा का नाम ले दिए, कुछ भी दे दिए। जीवन ये तो है नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और दूसरा कह रहा है वो गलत है, तो फिर क्या होगा? सिर्फ भिड़ंत होगी। आप थोड़ा आप कंसीड कीजिए, थोड़ा वो कंसीड, दैट्स व्हाट लाइफ इज। अब उसको सौदा भी आप कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब कोर्ट के बाहर मामला सेटल हो गया। एब्सोल्युटली। बट कुछ नियम, कुछ चीजें तो ऐसी थी ना, कुछ तो गलती साफ साफ नजर आती है। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, बिल्कुल कुछ कुछ साफ नजर वो आता clear है। फिर भी सिस्टम में नहीं है ना सर। नहीं, देखिए सिस्टम की बात तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं करता कि सिस्टम के नाम पे आप कुछ भी कह डालिए। मैं ये कहता हूँ आपका व्यक्तिगत क्या है। मेरा व्यक्तिगत मत बड़ा क्लियर है इसमें, और उसी वजह से शायद आप पहले 10-12 साल के बाद जीवन बड़ा बढ़िया निकला। शुरू में कंफ्यूजन था, क्लैरिटी यह आ गई कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, मुझसे नियम के विरुद्ध कोई काम कहता है या रेगुलेशन, वो मैं पोलाइटली मना कर दूंगा, उसमें कोई अकोमोडेशन नहीं है। अगर नियम के तहत करता है तो तुरंत कर दूंगा। लेकिन जीवन में और कार्यकाल में बहुत सारा एरिया, ग्रे एरिया होता है जहां क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि ये गलत है सही है, तो वहां आपका एटीट्यूड पे निर्भर करता है। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं चाहूंगा कि वो होना चाहिए। अगर नियम के विरुद्ध नहीं है तो होना चाहिए, और ना केवल उसका होना चाहिए व्यक्ति का, और भी व्यक्ति जो समकक्ष हैं यानी कि उसी प्रकार के हैं, उनका भी काम यथावत होना चाहिए। तो आप एक सिस्टम बनाने लगते हैं। मैं एक उदाहरण देना, जब मैं शुरू में अपनी सेवा में एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग था, तो वहाँ एक समस्या आती थी कि कई असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर्स थे, वो पति पत्नी अलग अलग जगह पर पोस्ट हो जाते थे, दोनों उसी सेवा में थे। वो फिर नेताओं के पास जाते थे, फिर नेता प्रेशर डालते थे, भाई पति पत्नी उनके एक जगह कर ली। जिसका प्रेशर ज़्यादा होता था उसका हो जाता था, जिसका नहीं होता था उसका नहीं होता। तो एक अधिकारी मेरे पास आया, मुझसे बोला कि साहब मेरी पत्नी वहाँ है, मैं नेता के पास जा नहीं सकता। मैं समझ गया, मैंने उससे पूरी व्यवस्था समझी, फिर मैंने व्यवस्था बनाई कि अगर ये परिस्थितियां हैं तो इन दोनों का ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देना चाहिए। आज तक वो व्यवस्था चल रही है। वो आपने बनाई, खुद ने? उस समय बनाई। देखिए एक नहीं कई उदाहरण है जहां व्यवस्था बनाते हैं। जब मैं कोल सेक्रेटरी था, ठीक है ना, कोल सेक्रेटरी में इतना स्कैम हुआ, उसके बाद से क्यों नहीं स्कैम हुआ? क्योंकि व्यवस्था बनाई। सामने नहीं आया सर, या फिर नहीं हुआ? नहीं, मेरे विचार से अगर हुआ होता तो सामने आ जाता, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है वो टोटली ट्रांसपेरेंट है, उसको कुछ छुपा ही नहीं, कुछ छुपा ही नहीं सकता। ऑक्शन भी होता है, वो आप देख सकते हैं ऑक्शन हो रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या हम व्यवस्था बना रहे हैं? व्यवस्था पे हम ज्यादा जोर नहीं देते, हम व्यक्तिगत देते हैं कि आप मेरे पास आए, आपका काम मैंने कर दिया, आप भी खुश, आपका वोट मेरे लिए पक्का। व्यवस्था बना दूंगा तो आप मेरे पास आएंगे नहीं, आपका काम अपने आप हो जाएगा। तो आपने एक ट्रांसफर वाली व्यवस्था बनाई कि ऐसा कानून, वैसे चीजें पारित करी, तो आपको किसी से अप्रूवल की जरूरत भी पड़ती होगी उस टाइम जिसके पे? लेवल पे गए उनको समझाया। हाँ, देखिए एक अधिकारी के रूप में अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है दूसरे को समझाने की, बताने की, तो आप निर्णय करा लेंगे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं नेता मुझे काम नहीं करने देता। मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन अंदाजन मैं समझता हूँ 85-90% पॉइंट्स पर मैं नेता को समझा लेता था। हाँ, 10-15% वो मुझे और रूल करते थे, फेयर एनफ यार, डेमोक्रेसी है, कुछ तो वो करेंगे ही। अब मैं ये मान के चलूँ नहीं मेरी बात है, वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो कई बार होता है अधिकारियों में। मैं कह रहा हूँ अरे भाई, अगर नियम नहीं है किसी चीज में, ग्रे एरिया है ना, नियम है तो कोई समस्या ही नहीं है। तब तो आप नेता अगर नियम के विरुद्ध कहता है, आप पोलाइटली मना कर दिए मत कीजिए, क्योंकि आप फंसेंगे वो भी फंसेगा, तो वो तो नहीं करना। लेकिन अगर नियम नहीं है, शायद साइलेंट है, और सरकार तो चलती इसी बात पे है कि कई जगह पर नियम क्लियर नहीं है, तो उसको आपको डिफाइन करना है। आपको एक और उदाहरण दूं, मैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट को एज डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर एक्ट चलाता था। उसमें हमारे पास 7,000 करोड़ रुपए करीब पैसा था, खर्चे में प्रॉब्लम आती थी। एक मुद्दा मेरे सामने आया कि जो ईंट भट्टे में होते हैं काम करने वाले, इनको बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर माना जाए या ना माना जाए। देखिए एक्ट साइलेंट है, उसमें लिखा नहीं है, एक्सेट्रा लिखा है या एंड द लाइक लिखा है, उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अब आपने अगर देखा हो ईंट के भट्टे वाले कितनी दयनीय हालत में रहते थे, राइट। तो मैंने उसका पूरा एक्सप्लेन किया फाइल पर, मेरे नीचे लिखा, उन्होंने टेक्निकली बिल्कुल स्पष्ट लिखा, मेरे नीचे वाले अधिकारी ने, उसने भी सही लिखा कि साहब अगर आप इनका ईंट भट्टा करेंगे तो कल स्टील मैन्युफैक्चरर भी कहेंगे कि हमारे स्टील सरिया जो है वो बिल्डिंग में लगता है, हमारे वर्कर को भी दीजिए, है ना। जैसे ईंट मैन्युफैक्चर हो रही है, ईंट जो लगती है वो बिल्डिंग में लगती है, ईंट को बनाने वाला तो उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने उसको डिफाइन किया, और डिफाइन करके एक पन्ना लिखा उसके जस्टिफिकेशन में कि इनको मिलना चाहिए इसका बेनिफिट। और ये बात है करीब 2008 या 9 की,
15 साल हो गए अभी तक तो किसी CBI वाले ने दरवाजा खटखटाया नहीं। मैंने लिखा उसमें कि इनको मिलना चाहिए, और स्टील वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैंने लिखा कि जो वैल्यू एडिशन ईंट भट्टे वाला मट्टी में करके ईंट बनाता है, वो सरिया वाला सरिया आयरन स्टील में नहीं करता। वहाँ वैल्यू एडिशन 5-10% है, यहाँ वैल्यू एडिशन 90% है, वरना मिट्टी तो बेकार है। तो अगर 1 रुपए की ईंटी बेच रही है तो मिट्टी की वैल्यू 10 पैसे है, 90% तो उसकी मेहनत है उसमें, वैल्यू एडिशन 90% है, वो आज तक जस्टिफाइड है। तो हमें ये देखना है कि हम व्यवस्था बनाएं। ये व्यवस्था बन गई आज की तारीख में, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ईंट भट्टा लोगों को मिलती है। आपके 37 साल के करियर में सबसे खतरनाक इंसिडेंट कौन सा हुआ? वो सुबह करीब 10:15-11 बजे फ़ोन आया कि कुछ आतंकवादियों ने ब्रांच को लूटने की कोशिश की, उसके बाद वो भाग रहे। बस इतनी खबर थी, ये SP ने मुझे दिया। तो एज DM मेरी ज़रूरत नहीं थी कि मैं जाऊं उस तरफ, मेरा काम भी नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में यंग था, मैंने कहा चलो हम भी चल दिए उधर। जब हम लोग वहाँ पहुँचे स्पॉट पे, तब तक वो जीप से भाग गए थे आतंकवादी, लेकिन बताया गया कि उनका एक टायर पंक्चर हो गया है, तो वो एक गन्ने के खेत में छुपे हुए हैं। ये करीब लखीमपुर खीरी से 60-70 किलोमीटर दूर। तो हम लोगों ने फोर्स से उस गन्ने खेत को घेर लिया, और घेर के रात भर फायरिंग चली। आप भी थे मौजूद? मैं मौजूद था स्पॉट। और फायरिंग ऐसी नहीं होती जैसे फिल्मों में दर 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 दर, ऐसा नहीं। एक गोली कभी इधर चल गई, एक गोली उधर चल गई, और फिर करीब 3-4 बजे तक रात को फिर फायरिंग अंदर से बंद हो गई। तो हम लोग वेट करते रहे। सुबह के टाइम पे 5-6 बजे करीब कुछ जवान क्रॉल करके गए अंदर गन्ने खेत में, और उन्होंने पाया कि 5 आतंकवादी ढेर हो गए थे। अब ये जो मैंने आपको तुरंत बता दिया, वो बड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि हमारे पास इतनी फोर्स थी नहीं। तो मेरा काम क्या था प्राइमरीली कि मैं होम सेक्रेटरी से बात करूं और इंश्योर करूं कि और फोर्स मिले आसपास से। जिले SP तो वहाँ स्पॉट पे ही था, उसके लिए उसके प्रेसिडेंट मेडल मिला उसको, वो वहीं था पूरी फोर्स के साथ। और सबसे मजे की बात ये थी कि वहाँ पब्लिक इतनी उत्साहित थी, उन लोगों ने ट्रैक्टर ला के गन्ने खेतों के चारों तरफ खड़ा कर दिया, तो लाइट जला दी थी चला के, जिससे अगर भागे तो उनको ठोक लें। देखिए आप, वहाँ माहौल छाया था जिले का, इतना मज़ा आता था मुझे, मैं वो अनुभव तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं वहाँ जो लोकल सरदार थे उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट में था, कई सरदारों, तो हमें इंटेलिजेंस यूँ मिलती थी एकदम, उन्हीं से मिल जाती थी आतंकवादी, ये सरदार ही थे आतंकवादी। तो यही हमें मैसेज मिला, इसी पे अटैक हुआ, 5 आतंकवादी मारे गए वहाँ पर। तो अब कहिए वो कैसा था। तो हर इंसिडेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस समय के लिए वो सबसे टेंस था। फिर जब मैं कोल सेक्रेटरी पोस्ट हुआ, तो मैं इनिशियल ये हुआ कि यार यहाँ तो इतने स्कैम्स हुए। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, यार ये कोल सेक्टर कैसा है। उसने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या। तो वो एक नया था अनुभव। तो हर अनुभव अपने आप में मजेदार था। मतलब ऐसा कभी लगा कि यार अब तो गए? ये तो कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा? ये नहीं लगा कभी गए। मैं टेंशन था, बट गए वाला कभी नहीं फीलिंग हुई। मतलब वो देखिए, मुझे दुख हुआ कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया जहाँ वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने को भेजा, तो गए मेरा लिए नहीं, मत बहुत दुखी हुआ। इतना दुखी हुआ कि मेरे अंदर का कवि जागृत हो गया। मैंने पंक्तियाँ लिखी उस समय, मैं लिखी, संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया, फिर भी स्तब्ध हूँ, व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, शायद अनजान हूँ। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। मैं इतना दुखी था कि एक अच्छा ईमानदार अधिकारी है, मैं इसे बचा नहीं पा रहा हूँ, ये सस्पेंड करने को कह रहा है बदमाश, ठीक है ना। लेकिन मैं क्योंकि ऑप्टिमिस्ट था, तो जो उसके बाद मेरे को जहन में जो पंक्तियाँ आई वो मैंने पुस्तकों में लिखी हैं। वो इस प्रकार से है, समय रुका नहीं हम क्यों ठहर गए, समय रुका नहीं हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं फिर क्यों थक गए। उठो पथिक मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। तो इन पंक्तियों को लिखा, उससे आज भी मैं प्रेरित होता हूँ। कभी डाउन होता हूँ तो पढ़ता हूँ उनको, फिर याद करता हूँ। ऐसे ही चलता है जीवन। इतनी परेशानी होने के बाद भी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि सिविल सर्विस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, IAS इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। मेरा जो अनुभव है, मैंने लिखा अपनी पुस्तक में, इफ आई वर टू बी बोर्न अगेन एंड लाइक टू बी एन IAS ऑफिसर। आप इतना काम कर सकते हैं लोगों के लिए, इतना भला कर सकते हैं लोगों का, इतना आप दुआएं पा सकते हैं। मैं नहीं समझता किसी, भाई जो RSBY का मैं आपको बता रहा था, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ,
करोड़ों की मात्रा में लोग उससे लाभान्वित हुए। मुझे याद है कि एक बार जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उनके एडवाइज़र को फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि आप क्या यहाँ के प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। तो मैंने कहा मेरा तो अलग व्यवस्था है, मैं क्या करूँगा। वो इंसिस्ट किया उन्होंने। तो मैं वाशिंगटन जाता था वर्ल्ड बैंक में, एक विजिट में मैं वहाँ चला गया, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जहाँ इनके एडवाइजर्स बैठते हैं, वहाँ मैंने प्रेजेंटेशन किया RSBY पर। प्रेजेंटेशन जब कर रहे थे तो उस समय उनके अधिकारी थे, हमारे मिशन के लोग थे, और गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, सबके लोग थे। प्रेजेंटेशन के बाद बाहर खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे थे तो गेट्स फाउंडेशन का एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट डज द गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी। बड़ा बढ़िया प्रश्न, आप क्यों लगेंगे, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। तो मैंने उससे काउंटर प्रश्न किया, मैंने उससे कहा कि गेट्स फाउंडेशन गिव्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पुअर कंट्रीज, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट। तो उसने कहा साहब दैट इज आवर जॉब, बट मोर देन दैट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। मैंने कहा यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन, ये जो स्कीम है इट इज मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मेनी ऑफ whom would have been dead but for the scheme. So the good wishes of those that survived and their relatives come back to me somehow in your, that's good enough a kick for me to do what I'm doing. That gives me the kick. फिर मैंने उसको उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि मैं छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाता था जो एम्पैनल्ड थे। एक दिन मैं हॉस्पिटल में गया, एक पेशेंट से मैं बात कर रहा था, बेनिफिशियरी पेशेंट था, पीछे बड़ी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बेटा इधर आओ, बहुत हल्की थी। मैंने पलट के देखा है, बहुत वृद्ध महिला, बहुत, वो बैठ नहीं पा रही थी, लेटी हुई थी, वो स्मार्ट कार्ड दिखा के मुझे बुला रही थी। उसको किसी ने समझाया था कि मेरा कुछ करना है इस स्कीम से। मैं गया, मैंने झुक के उससे पूछा, माता जी आप ठीक तो? कहती है बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगे। बोले नहीं बेटा मेरा घर वर नहीं है, मैं तो भीख मांगती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी भीख मांगता था, उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, मुझे यहाँ ले आया, यहाँ अस्पताल वाले मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा माता जी आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ठीक हो अपने घर जाएंगी। नहीं बेटा, ना मेरा कोई बेटा है ना भाई, मेरा तो जीवन में कोई है नहीं, मेरी उम्र इतनी होगी अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँ। ये बहस चलती रही 10 सेकंड। उसने एक बड़ा मज़े की बात कही, जगह लेकिन बेटा ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूँगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। अब देखिए इससे ज़्यादा आपको जीवन में क्या चाहिए, ये मौका मिलता है इसमें। मैंने अपनी पुस्तक में चैप्टर लिखा है भारत रत्न, ये मेरा भारत रत्न, ये मेरे लिए भारत रत्न, इससे बड़ा भारत रत्न नहीं हो सकता कि वो महिला जो कि डेथ बेड पे पड़ी है, वृद्ध है, वो मुझे दुआ दे रही है, स्कीम को दुआ दे रही है। अरे इससे बड़ और कहाँ मिलेगा ये सब। तभी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं फिर से IAS अफसर बनूँ। मतलब आपने आज तक, मतलब आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहे होंगे, आप बहुत लोगों को आपने मेंटर किया होगा, तो किसी बंदे को आपने रिश्वत लेते पकड़ा है वहाँ पे? यार मुझे पता ही नहीं रिश्वत लेती कैसे जाती है और दी कैसे जाती है। मेरे जीवन में ना तो कोई मेरे पास पैसे लेकर आया, ना मैंने देखा किसी को पैसे लेते। कोई नहीं लेके आया आपके पास? 37 ईयर में कोई भी किसी ने भी आपको बोला नहीं? आप ये बताइए, मेरा अनुभव ही नहीं है कोई, मतलब किसी कोई आया नहीं पैसा लेकर, मतलब अजीब अधिकारी था मैं। कोई नहीं आया, कोई ऑफर भी लेकर नहीं आया। शुरू से ही मेरी क्या थी, ऐसी बन गई थी। तो पहले लखीमपुर से ही बन गई वहां से? नहीं उससे पहले से बन गई। 99% लोगों का तो पाला ही नहीं पड़ता सरकार से, मतलब 140 करोड़ की जनता होगी, उसमें से 199 करोड़ का नहीं पड़ता। आप मुझे कोई व्यक्ति बताइए जिससे सरकार से पाला नहीं पड़ता। हर का पड़ता है। पैदा, सरकार आपको पैदा होने से लेकर मृत्यु तक नहीं छोड़ती, हर व्यक्ति का पाला पड़ता है। अनुभव अच्छा है खराब है सबका है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि 99% का नहीं होता, हर व्यक्ति का। आप कोई यहाँ जितने लोग हैं आप किसी से पूछ लीजिए, या कोई सर्टिफिकेट के लिए, किसी काम के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लैंड के लिए, कहीं ना कहीं सरकार से इंटरफेस होता है। इसलिए मैं कहता हूं सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और तभी गवर्नेंस शुड इम्प्रूव टू मेक लाइफ इजी फॉर कॉमन मैन। बट ऐसा हो नहीं रहा है ना, मतलब आज आम आदमी क्या सोचता है, एक तो पुलिस वाले के पास जाने से भी डरता है, प्लस गवर्नमेंट के काम में भी डरता है कि नहीं यार इसको तो 500 रुपये आप सही कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कई ऐसे एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट ने सरलीकरण किया है, कई ऐसे एरिया, क्या हम उनको समझने की कोशिश करके सरकार के अन्य अंगों को ये समझा सकें कि अगर यहां हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक तो हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि सब बेईमान है, कोई काम नहीं होता, ये भी एक नजरिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार में भी कहीं अच्छा काम हो रहा है जहां सरलीकरण हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरलीकरण नहीं हुआ है। बहुत सारा सरलीकरण, आज आप तो शायद पैदा नहीं होंगे, पहले जब हम बैंक में जाते थे तो पैसा निकालने के लिए पहले आप एक फॉर्म भरिए, फिर वो अंदर जाएगा, घूम के आएगा, 1 घंटे तक इंतजार कीजिए, फिर आपको पैसा। आज आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो है ना सरलीकरण। तो ये तो एक उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या हम उन उदाहरणों की चर्चा करके अन्य लोगों को ये बता सकते हैं कि जब वहां हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर रहे। मेरा तो जीवन ही इसी में निकला।
मैं तो अक्सर ये सीखता था कि भाई यहाँ हो गया तो मैं भी करूँ, नहीं तो मैं करूँ, बाकी लोगों को बताऊँ। अब आज की तारीख में भी मैं अक्सर इस बात को लिखता हूँ कि जो व्यवस्था कोल में बनाई गई, मैंने भी उसमें मैं भागीदार हूँ, वो व्यवस्था अन्य जगह क्यों नहीं बन रही। अब मैं बाहर हूँ सरकार के, तो मैं प्रश्न तो उठा ही सकता हूँ, लेकिन मैं एक सिर्फ क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं एक सोल्यूशन भी दे रहा हूँ कि अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। मेरे विचार से हम सबको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जहाँ अच्छा काम हुआ है उससे क्या हम सीख सकते हैं। बट जितना भी अच्छा काम होता है, जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है या फिर कोई अच्छे काम के लिए बनती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट का ही होता है। देखिए, सरकार कोई ब्रिटेन की तो है नहीं, हमारी आपकी सरकार है ना, पूरा फायदा हो तो हो कि जब भी सरकार कोई पॉलिसीज बनाती है उसमें एक स्कैम हो ही जाता है। नहीं। अब ये देखिए, आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। हर पॉलिसी में स्कैम हो जाता है। स्कैम क्योंकि आपको स्कैम सुनाई देता है इसलिए आप उसको जनरलाइज कर देते हैं। अगर हर पॉलिसी में हो रहा था तो हम चर्चा ही नहीं करते। देखिए, न्यूज़ बाय डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेप्शन। अगर वो जनरल है तो कोई खबर ही नहीं बनेगी। तो आप जब स्कैम आता है सामने तो इस वजह से आता है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। और अगर हर पॉलिसी स्कैम हो रही होती तो हम आप चर्चा नहीं कर रहे थे, वो स्कैम ही नहीं होता। तो इसको हमें समझना चाहिए। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, स्कैम्स भी होते हैं। तो हमें प्रत्येक स्कैम के डिटेल में जाना होगा। और चूंकि मैंने कुछ हैंडल किए हैं इसलिए मैं बता सकता हूं कि वो क्यों हुआ। हम क्यों पे नहीं जाते। हमें मज़ा आता है ऊपर की बर्फी खाने में, मसाले की बात करने में, हम उसके कारण पे नहीं जाते। कारण पे जाएंगे तो समाधान निकलेगा। हमने कोल का कैसे कारण निकाला? भाई, जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो सब स्कैम हो गए थे ना। तो पहली चीज तो मैंने देखा कि जो स्कैम कहा गया वह स्कैम हुआ भी नहीं था। गड़बड़ हुई थी, लेकिन उसको स्कैम कहना कि हर में गलती हुई थी गलत है। क्योंकि मैंने फाइलें देखी है, मैंने एग्जामिन किया है, गलतियां हुई थी, मैं मानता हूं कोल में बहुत गड़बड़ियां हुई, लेकिन उसको स्कैम कहना कि हर जगह गड़बड़ हुआ, जो कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 से सब कोल ब्लॉक कैंसिल कर दिए, मेरे विचार से वो गलत है। क्योंकि हर में गड़बड़ नहीं हुई थी, कुछ में हुई थी। डिटेल में जाना चाहिए था कि किस में हुई, उसमें खत्म करना चाहिए था। स्वीपिंग सब खत्म कर दिए। उसका इतना भयावह रिजल्ट हुआ, वो तो मैंने फेस किया ना, कि कोल का प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ। उसके बाद अधिकारियों ने निर्णय लेने बंद कर दिए फाइलों पर। मैंने लिखा, कई चैप्टर लिखे हमने किताब में कि उसका कितना। अब अगर आप डिटेल में जाते कि अगर गड़बड़ कहां से हुई है तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होती जहां जहां गड़बड़ हुई है। अक्रॉस द बोर्ड नहीं जाते। जैसे सामान्य लोग समझते बड़ा भ्रष्टाचार है, हर जना भ्रष्ट है, उस तरीके का वो स्कैम हो गया। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब कोल में हमने समझा कि अगर सो कॉल्ड स्कैम हुआ तो क्यों हुआ। वो इस वजह से हुआ कि कोयले की कमी थी। अगर कोयले की कमी नहीं होती तो गड़बड़ ही नहीं होता। दुनिया भर में जो माफिया है वो या तो मैन मेड या अदरवाइज जो शॉर्टेज है उस पर होती। अब शॉर्टेज क्यों है देश पे? नेक्स्ट स्टेज पे गए हम, क्योंकि देश में तो 300 बिलियन टन 300 बिलियन टन का कोल का भंडार है। हमारी रिक्वायरमेंट 1 बिलियन टन है। 300 साल के लिए कोयला है। फिर भी हुआ, वो इसलिए हुआ कि कोयला जहां पर उपलब्ध है वो फॉरेस्ट एरिया है और वहां उसके लिए जमीन चाहिए और उसको निकालने में समस्या चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए कि जमीन का एक्विजिशन कैसे किया जाए, फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे किया जाए, उनका इवैक्यूएशन कैसे किया। इस पे हम लोगों ने कार्य किया। 2014 में टोटल क्राइसिस के विरुद्ध 2016 में हम इस स्थिति में थे कि हम सोच रहे थे बांग्लादेश कोल एक्सपोर्ट करें। ये परिवर्तन हुआ इस वजह से हुआ कि हमने स्कैम के कारण को समझने का प्रयास किया और बिल्कुल तह में जाके उसके समाधान करने की कोशिश किया। अब तह में जाना और डिटेल में जाना तो न्यूज़पेपर में आता नहीं है। न्यूज़पेपर में तो आएगा स्कैम हो गया, हर जना खुशी खुशी पढ़ेगा और खूब बातचीत करेगा कि जैसे आपने टिप्पणी कर दी, जो भी पॉलिसी आती है हर में स्कैम है, तो सबको मजा आता है। क्योंकि आप तो उसमें, अगर आप उसमें शामिल होते तो आप चुप रहते। आप शामिल नहीं, बाहर आप तमाशबीन हैं, तो आपको हर जगह स्कैम दिखता है। दोनों ही चीजें गलत हैं। मेरा यह मानना है आज की तारीख में कि अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो करप्शन को अगर एलिमिनेट नहीं, काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उसकी बात नहीं करता कोई। आदमी बताता है कि इसको बंद कर दिया, इस अधिकारी को बंद कर दिया, वो लंदन भाग गया। क्योंकि उसमें हमें आपको मजा आता है पढ़ने में, देखने में। और व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल का किसी के पास टाइम है नहीं और अखबारों की हेडलाइन बनेगा नहीं। उदाहरण के तौर पर अधिकतर भ्रष्टाचार होता है जहां आपको पता नहीं क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। ठीक है ना? पर्दा हट गया तो भ्रष्टाचार बहुत कठिन होगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत ही कठिन होगा। कोल में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हो रहा कि हर चीज टोटली ट्रांसपेरेंट। आपको मालूम नहीं, पता ही नहीं पता है कि कोल में जब मैं सचिव बना था
तो हमने एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें कोई फाइल कोई पेपर था ही नहीं हमारे पास, और जो भी निर्णय होता था तुरंत वेब पोर्टल पर जाता था, तो सबको सब कुछ पता था। जब इतनी पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ओपेसिटी। हाँ, अगर पारदर्शी होगा तो भ्रष्टाचार बड़ी मुश्किल होगी, कोई इंजीनियस ही कर जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो जहां भी आप भ्रष्टाचार के प्रकरण देखेंगे वहां कुछ न कुछ छुपा होगा। आप ओपन कर दीजिए, और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से संभव है। तो जब देखो एक स्कैम होता है सर, जैसे कोल स्कैम 1,86,000 करोड़ ऐसा बोला गया, मतलब डम फिगर्स है। फिर इस तरह की जो अच्छे इंटेंशन के साथ भी डिसीजन लिए गए, जो कि ताकि आतंकवाद कम हो सके, चीज़ें अच्छी हो सके, सुधर सके। तो 2 स्कैम चल रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है, अच्छा काम करने के लिए भी सरकार को घाटा हो रहा है। तो आम आदमी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? मतलब इससे क्या महंगाई दर पे भी फर्क पड़ता है, चीज़ें खराब होती है? एक आम इंसान के लिए क्या चीज़ है? आम इंसान कोई भी निर्णय लेते समय सामान्य रूप से इस पे चिंतन होता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन कई बार नहीं हो पाता, कई बार गलत समझ हो जाती है, कई बार गलत एंटिसिपेशन हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो पता होती नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अनुभवी लोग हैं आसपास तो 90% ऐसे इश्यूज को सामने ले आएंगे कि इस निर्णय का इम्प्लीकेशन क्या होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में आइडियाज़ की कमी नहीं है, खूब आइडियाज़ है, लेकिन कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि वेदर वो आइडिया पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, सोशली डिजायरेबल है, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, फाइनेंशियली वायबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल है, जुडिशियली टेनेबल है, इमोशनली रिलेटेबल है और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। इन सब पहलुओं पे हमें विचार करना चाहिए। सर इतने सारे पहलुओं पे कैसे विचार करेंगे? क्यों नहीं किया जाता है? कई ऐसे निर्णय जो कि इन पहलुओं पे विचार होके अच्छा काम हुआ, उन पे कई निर्णय हुए जिसके हम चर्चा नहीं करते। आप कोई उदाहरण बताइए। कोल में जो हम लोगों ने निर्णय लिया उसके सब पहलुओं को देखा, टेक्नोलॉजिकल पहलू देखा, पॉलिटिकल पहलू देखा। आपको मैं बताऊं उदाहरण के तौर पर कि कोल में जो हमें लॉ लाना था वो राज्यसभा से भी पास होना था। राज्यसभा में उस समय मेजॉरिटी नहीं थी एनडीए की, तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी कि उसे पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल कैसे बनाए। फिर क्या हुआ, मतलब हम तो आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर अरुण जेटली, लेट मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के। और एक वाकया तो मैं भूल ही नहीं सकता, संडे का दिन था, मैं बहुत रेयरली छुट्टी मुझे मिलती थी, उस समय सब लोग बिजी थे, तो अपने परिवार के साथ मैं गुड़गांव जा रहा था, मुझे फ़ोन आया अरुण जेटली साहब याद कर रहे हैं अपने घर पे। तो वापस आ गया, घर गया उनके, वहाँ नवीन पटनायक, अरुण जेटली और पीयूष गोयल, ये तीनों जने बैठे थे और पीयूष गोयल को समझा रहे थे नवीन पटनायक को। अरुण जेटली ने मुझसे कहा कि अनिल जी जरा इनको बताइए कोल ब्लॉक ऑक्शन से स्टेट को कैसे लाभ होगा। देखिए, तो मैंने उनको समझाया, लंबी है, पूरा चैप्टर है मेरी किताब में, उनको समझ में आया। अगले दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने उस एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी को स्ट्रैटेजाइज करके बनाया। फिर कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में थी और हो क्या रहा था कि उस समय कोई बिल डिस्कस होता, सब वेल में आ जाते थे तो चर्चा ही नहीं होती थी, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाई गई। मैंने खरगे साहब के साथ पहले काम किया हुआ था, तो मैंने अपने मंत्री से कहा साहब मैं उनसे मिल के आता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ सहमत हो जाए। मैंने उनको फ़ोन किया, तुरंत वो आ गए लाइन पे, और अनिल क्या हाल है, मैंने कहा साहब आपसे मिलना है। बोले हाँ आ जाओ। अगले दिन सुबह मैं पहुँच गया उनके घर पे, पकौड़े बड़े बढ़िया खिलाते थे। और कैसे आना होगा, मैंने कहा साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, बताओ क्या है। मैंने कहा साहब मुझे पता है कि आप इस बिल को अपोज करेंगे पॉलिटिकली, तो ठीक, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप वेल में मत आइएगा, जिससे चर्चा हो, वोट हो, जो भी हो जाए। ऑफ कोर्स उन्होंने कमिट कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। जब बिल आया पार्लियामेंट में तो कांग्रेस पार्टी नहीं आई वेल में, बिल पर डिस्कशन हुआ, और चूंकि अरुण जेटली साहब ने नवीन पटनायक, ममता बनर्जी इनसे चर्चा की थी तो उसका सपोर्ट हुआ बिल का। तो आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, आप वापस डिमोनेटाइजेशन पे जाइए। या आज की तारीख में मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है कि स्टेट और सेंटर में इतना लड़ाई क्यों हो रही है। कोई जना चर्चा करे भाई, उनको समझाए कि कई सारी चीजें जो केंद्र सरकार कर रही है उनके भले में। मैंने समझाया कोल में, कोल मुझसे पूछते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोल में तुम सक्सेसफुल कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि कोल जो एग्जिस्ट करता था वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में था। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, और वहां मुझे लैंड चाहिए। लैंड कैसे मिलेगा? वहां मुझे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वो तो स्टेट को करना है ना सब कुछ। कैसे करते थे? एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। वेस्ट बंगाल के 7 ब्लॉक्स का लैंड हमें चाहिए था कोल इंडिया के लिए, तो मैंने एक आधे पन्ने का बनाया डिटेल और चीफ सेक्रेटरी से मिला, मुझसे इस साल जूनियर था, लेकिन मैं गया मिलने उससे, और मैंने उसको समझाया यार देखो
केंद्र सरकार को उससे एक पैसा नहीं मिल रहा, स्टेट को इतना नुकसान हो रहा है, तुम किस तरीके से अपनी चीफ मिनिस्टर को समझाओ और उनको ये समझाओ यार पॉलिटिकल लड़ाई होती रहेगी लेकिन जनता को, इनको क्यों नुकसान हो। मालूम नहीं उसने क्या बात की वहाँ जाकर, 24 घंटे में मुझे 7 ब्लॉक का लैंड मिल गया। मुझे से लोग पूछते हैं कि कोई एक चीज़ बताओ जिससे कोल कैसे सक्सेसफुल हुआ। मैंने कहा सेक्रेटरी कोल मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं की, सब मीटिंग के लिए मैं स्टेट में जाता था, वहाँ बैठता था, उनको समझाता था कि ये करेंगे तो आपको ये लाभ होगा, ये करेंगे, उनको समझ में आता था, वो करते थे। तो ये आपका नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। आप जहाँ जाके बात करें, आप यहाँ मठाधीश बन के बैठ जाएंगे दिल्ली में, हम तो बॉस हैं, और स्टेट पे हम बुलाएंगे तो क्यों आएगा, क्यों करेगा। वही जो है ना कि हमें जो भी जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं उसको ये समझाना पड़ेगा कि उसका क्या लाभ है मेरे कथन में। डंडा मार के नहीं कर सकते क्योंकि मैं केंद्र हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरा ये अधिकार है। अधिकार से काम नहीं होता, अधिकार है, उसका महत्व है, लेकिन आपको जाके समझाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशन तभी होगा जब आप दूसरे व्यक्ति को समझा लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए लाभकारी है। ये तो आपने एक बहुत बड़ी बिजनेस स्किल भी सिखा दिया सबको कि मतलब सामने लोग बता दो कि यार तेरा क्या फायदा है इसमें। भाई बिना उसको बताए हुए आप डंडे के जोर पे कितना काम करा लेंगे, नहीं करेगा वो आप लोग कुछ ना कुछ पेच लगाता रहेगा। तो जैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और इसमें एक नेशन एक वोट की बात भी कर रहे हैं अभी। देखिए दोनों अलग अलग चीजें। मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार का काम है ब्रॉड पॉलिसीज बनाना, और वो भी बनाते समय स्टेट्स को कंसल्ट करना। देखिए पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी और इमोशनल रिलेटेबिलिटी, ये दो समझिए। जो मैंने कई सारी चीजें बताई थी, इमोशनल रिलेटेबिलिटी क्या होती है? इमोशनल रिलेटेबिलिटी ये है कि जो भी मैं बना रहा हूं वो मैं आपको समझा चुकूं कि आपके लिए यूजफुल है, ये इमोशनल। पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी ये है कि उसको समझा दे कि पॉलिटिकली भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टेट समझेगी उसको पॉलिटिकली नुकसान होना तो रेजिस्ट करेगी। तो बहुत सारी 10% केस में मारपीट हो सकती है, 90% केस में जो केंद्र कर रही है वो स्टेट के हित में है भाई, तो आप उसको समझाएंगे। एक तरीका ये है कि क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप करिए, स्टेट कहेगी क्योंकि हम कह रहे हैं तो मारपीट ही चलेगी। हाँ, मारपीट से तो काम नहीं चलेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो पहले भी था आज भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। आज समस्या क्या है कि वो लड़ाई हो गई है। अब क्या आपने क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ सॉरी वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें देखिए मेरे व्यक्तिगत मत में ये ठीक है बिकॉज अननेसेसरली वेस्ट होता है, बट क्या हम उसे चाहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हम कह रहे हैं हमारी मंशा क्या है। अब देखिए अभी अगर वन इलेक्शन होना है तो महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ? अगर हम कह रहे हैं वन नेशन तो जब हो सकता है साथ तब तो कराइए आप साथ, जब हो सकता है हम कराएंगे नहीं, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, ये तो बनती नहीं ना बात। बिल्कुल सही। जहां भी आप कर सकते हैं, मेरी मंशा इस बात से जाहिर होगी कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं। हम उसमें राजनीति देख रहे हैं कि साथ कराएं ना कराएं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा आपकी बात पे। आप क्यों कह रहे हैं वन नेशन वन? सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूं कि बहुत वेस्ट होता है, सब एफर्ट होते हैं और ये होना चाहिए वन नेशन, बट क्या आपकी वास्तविक मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन की? क्योंकि जहां करा सकते हैं आप कराते नहीं, वहां राजनीति देखते हैं, तो उसमें डिस्कनेक्ट आ जाता है। फिर लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं होता कि ये राजनीति कर रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर द कंट्री। चलो अब इलेक्शन की बात आई गई है तो मेरा एक सवाल भी आ रहा है यहाँ पे कि जब कोई पावरफुल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो केंद्र में है, फिर अब इलेक्शन हो रहे हैं तो बैठते तो गवर्नमेंट अधिकारी हैं जो वोटिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे, क्योंकि आम इंसान तो बैठेगा नहीं वहाँ पे। तो क्या मैनिपुलेशन हो जाता है कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट बढ़ते रुक गई और रुकते रुकते बढ़ गई, तो वहाँ पे क्या मतलब गवर्नमेंट अधिकारी ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार चलो यहाँ पे थोड़ा पलड़ा भारी है, यहाँ पे हम चले जाते हैं? मैंने कई इलेक्शन कराए हैं, मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ, एक आध जगह कहीं कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़, पर सामान्य रूप से चुनाव प्रक्रिया बड़ी बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो हर जगह, कोई परफेक्ट तो कोई सिचुएशन नहीं है कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं, बट बाय एंड लार्ज इलेक्शंस आर वेरी फेयर इन इंडिया। होती है गड़बड़, थोड़ी बहुत होती है, बट ये कहते ना कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया गड़बड़ है और सब ईवीएम गड़बड़ है, मैं उससे सहमत। मैं वोट देने गया जी, ठीक है, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था उस पर मैंने नहीं बनाया किसी कारणवश। मैं वोट देने गया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या प्रोसेस है वोट देने का। मैंने पता किया कि मेरा कौन सा वार्ड नंबर आ रहा है, पहले मैं वार्ड नंबर पता करने को बोला कि वहाँ दूसरे वार्ड नंबर पे जाना है। ठीक है, मैं दूसरे वार्ड नंबर पे गया, मैं बहुत इजीली अंदर एंटर करता हूँ, कोई एक पुलिस वाला भी बैठा होता है पर वो देखता नहीं है। अंदर एंटर किया, पुलिस वाले का काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं अंदर गया, वहाँ पे ना वहाँ पे कोई कैमरा लगे ना कुछ लगे, कैमरा हर जगह लग भी नहीं सकता, नहीं लगे। मैं गया, मैंने मेरा ID कार्ड दिखाया, मैं ये हूँ,
उसने टिक मारा, अभिषेक व्यास ओके मैं वोट दे के आ गया। कितने % श्योरिटी है कि वो अभिषेक व्यास ने ही वोट दिया है? देखिए परसेंटेज का तो मुझे नहीं पता, वो तो एम्पेरिकल एविडेंस होगा, लेकिन चूंकि मैंने कहा मैंने खुद वोट दिया है, मैंने खुद चुनाव कराए हैं, ऑब्जर्वर रहा हूँ, हो सकता है अपवाद के रूप में कुछ जगह गड़बड़ हो रही हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये संभव ही नहीं है, जनरली नहीं हो सकता। 1% 2% जगह हो जाए 98-99% इलेक्शन प्रोसेस वी आर प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। गड़बड़ प्रोसेस में नहीं है, गड़बड़ जो इलेक्शन से पहले होता है उसमें। प्रोसेस अधिकारी है, मैनेज करते हैं और बाय एंड लार्ज बहुत बढ़िया मैनेज करते हैं, मतलब इंडियन इलेक्शंस को हर जगह सराहा गया है। ये कितना पावर होता है आईएएस ऑफिसर के पास में? तो पावर का अपना है कि ऊपर लाल बत्ती है वो पावर है, या आपके स्टेनगन वाला चला वो पावर है। मुझे याद है जब मैं वापस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ हमने आतंकवादियों को 5 आतंकवादियों को मारा था, जब मैं लखनऊ आया पोस्ट हुआ, तो एक दिन डीजीपी ने चीफ मिनिस्टर से कहा, मैं उस समय कल्याण सिंह जी के साथ था, कि साहब आपके जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है इनकी तो हिट लिस्ट में है आतंकवादियों के। तो कल्याण सिंह जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा था हो सकता हो वो आतंकवादियों को मारा था। तो डीजीपी ने कहा कि साहब इनको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैंने कहा यार देखो वैसे तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, पैंट शर्ट में घूमता हूँ, आप सिक्योरिटी लगा दोगे तो तुरंत ठोक देंगे मुझे। तो मैंने सिक्योरिटी नहीं ली। हाँ। अब सबका अपना नजरिया, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है सही है, सबका कुछ को लाल बत्ती से पावर दिखती है, कुछ को डंडे से पावर दिखती है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता वो गलत है, हर का अपना वो पावर है तो है, आपको अपनी पावर, आप कैसे पावरफुल महसूस करते हो, यू हैव अ पावर ऑफ यस और पावर ऑफ नो, आप डिसाइड। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या कोटेशन है सर? उनको मैं सिर्फ ये सुझाव देना चाहूंगा कि यूपीएससी एक कठिन एग्जाम है, पहले भी था अब और ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि इतने सारे लोग बैठते हैं, तो टोटल कमिटमेंट चाहिए इसके लिए, बाकी सिर्फ छोड़ छाड़ के टोटल कमिटमेंट, और उनका फोकस होना चाहिए ना केवल पुस्तकें बल्कि उस तैयारी के लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उनको अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, उनको अपनी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 3 चीजें अगर वो नहीं करेंगे तो खाली किताब पढ़ के वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। एक आईएएस ऑफिसर के लिए एथिकल ट्रेनिंग और कंडक्ट इंश्योर करने के लिए क्या इनिशिएटिव लेने जाना चाहिए? देखिए एथिक्स कभी सिखाई नहीं जा सकती, एथिक्स इम्बाइब होती है। तो अगर हम आईएएस अफसर के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उन अधिकारियों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो कि एथिकल थे और सक्सेसफुल थे। कई बार अक्सर होता क्या है कि ऑनेस्ट आदमी पिट रहा है तो आप कहते हैं वो पिट रहा है मैं क्यों पिटूं, मैं दूसरा काम करूं, जबकि हैं ऐसे कई आईएएस अफसर जो कि एथिकल कॉन्डक्ट था, बड़े एफिशिएंट थे और बड़ा अच्छा काम किया। वो उदाहरण उनके सामने रखना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि वो एथिकल होते हुए भी एफिशिएंट कैसे हुए और कैसे सक्सेसफुल हुए। तो उसमें उनको विश्वास जगेगा कि एथिक्स भी सफल होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनको ये आभास मिलता रहेगा कि डिसऑनेस्ट आदमी मस्त है, ऑनेस्ट आदमी सफर कर रहा है, तो वो क्यों होना चाहेगा ऑनेस्ट, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर एफिशिएंट हैं, अच्छा काम किया है, वो उदाहरण उनके सामने, तो वो इम्बाइब करेगा। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि उसको वैल्यू समझ में आएगी कि एथिकल होने का क्या जरूरत है, क्यों आवश्यक है, क्यों उपयोगी है, ये उसको समझना बहुत जरूरी है। एक आईएएस ट्रेनी के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए क्या टिप्स है? देखिए आदमी को अगर जिस दिन वो ये समझ लेगा कि जो मैं कर सकता हूं उसको डिफाइन करके वो करे अच्छी तरह, तो मेंटली बैलेंस रहेगा। अगर वो इस चक्कर में लग जाएगा जो वो नहीं कर सकता वो करने लगेगा, तो जो कर सकता है वो नहीं करेगा, उसे फ्रस्ट्रेशन होगा। तो जैसा मैंने पहले रायनल्ड नायबोर का जो बताया था आपको स्टेटमेंट, वो अंडरलाइंग फिलॉसफी होनी चाहिए अधिकारी के लिए, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द। एक पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, उससे कैसे बचा जाए? नहीं बच तो सकता ही नहीं, पॉलिटिकल है। और प्रेशर अगर आपके पास आ रहा है तो आपके पास क्लियर मापदंड है, अगर नियम के तहत है तो तुरंत कीजिए, उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो आपकी रेपुटेशन हो जाएगी एफिशिएंट अफसर है। ऐसे नहीं हर चीज अपोज कीजिए, नियम के विरुद्ध है मना कर दीजिए। एरिया आता है ग्रे एरिया, जहां नियम नहीं है, वहां पहला प्रयास होना चाहिए कि आप काम करिए अगर नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन काम करते समय कुछ सिद्धांत बना लीजिए जिससे किसी और व्यक्ति का अगर उसी सिद्धांतों का पूर्ण करता हो तो उसका भी काम ऑटोमेटिकली हो जाए। एक मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सिंपल, एकदम सोबर, मतलब बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान मेरे को लग रहे हैं। मैं शांत नहीं हूँ, मैं तो बहुत एजिटेटेड रहता था बहुत एजिटेटेड रहता। बट जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है आईएएस या आईपीएस का, तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है, तो
वो इतने शांत लोगों को ही क्यों सेलेक्ट करती है, ताकि वो दबे रहे इसलिए, या फिर नहीं, किसी दबंग आदमी शांत- को क्यों नहीं लिया देखिए, जाता? शांत का मतलब ये नहीं कि वो दबा रहेगा। शांत व्यक्ति दबा नहीं रहता। जो उद्वेलित होता है वो दबा रहता है। वो दिखता उद्वेलित है लेकिन दबा हुआ रहता है। शांत व्यक्ति तो गंभीर उठता है, वो सही काम करता है। तो कमिटी मालूम नहीं करती शांत व्यक्तियों को, लेकिन शांत होना कोई नेगेटिव नहीं है। आदमी को नॉर्मली कूल रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई इशू आए तो उस पर अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट पॉडकास्ट।